नमस्कार। आज के इस नए प्रोग्राम में, नई सीरीज में आपका स्वागत है। इधर पिछले कुछ हफ्तों से फिलॉसफी और बात करते करते काफ़ी, क्या कहना चाहिए, एक सारता जिसको बोलते हैं, एक रास्ता आने लगी थी, मोनोटनी आने लगी थी। तो हमें लगा कि हम एक सीरीज और शुरू करते हैं जो साथ साथ ही चले। और इस सीरीज में हम पॉलिटिकल थॉट्स को, राजनीतिक विचारों को, विचारधाराओं को डिस्कस करेंगे। इस पूरे चैनल का पर्पस एक ही है कि हमारे समाज में सोचने समझने की, चर्चाओं की जो गहराई है, गंभीरता है, वो बढ़े। समाज का हर व्यक्ति जब किसी मुद्दे पर बात करे तो उसके बाद ठोस तथ्य हों, ठोस विचार हों, और दुनिया में क्या क्या सोचा गया, क्या क्या कहा गया, उसकी जानकारी हो। और हमें लगता है कि एक बेहतर समाज के निर्माण में चर्चाओं की बहुत भूमिका होती है, और चर्चाएं कुछ गहराई तक ले जाएं तो उसका फायदा अलग होता है। तो राजनीतिक मुद्दों पर भी तो बात होनी चाहिए ना। राजनीति हमारे समाज को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली इकाई है। इसलिए हम राजनीति में हो ना हो, मतलब राजनीति में नहीं होना तो कोई विकल्प है ही नहीं। कम से कम एक वोटर तो हम हैं ही, और वोट करने के रूप में कम से कम राजनीतिक भूमिका निभानी ही है। तो क्यों ना हमारी राय सही तरीके से बने, बेहतर तरीके से बने। बहुत सारी विचारधाराएं हैं राजनीति में। सोशलिज्म यानी कि समाजवाद आपने सुना होगा, मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद सुना होगा, लिबरलिज्म, उदारवाद का नाम सुना होगा, फेमिनिज्म, नारीवाद आजकल खूब चर्चाओं में रहता है। कुछ लोग नारीवाद और स्त्रीवाद में भी अंतर करते हैं कि नहीं, सही अनुवाद स्त्रीवाद है, नारीवाद नहीं है फेमिनिज्म का। एक अनार्किज्म या अराजकतावाद नाम की विचारधारा है। फासिज्म का नाम सुना होगा, फासीवाद कहते हैं। ये सारे मुहावरे हमारी राजनीतिक भाषा में दिखाई पड़ते हैं। एक हद तक ये लेबल्स हैं, स्टिकर्स हैं, और लोग ये स्टिकर्स हाथ में लेके तैयार होते हैं कि अगर किसी के मुंह से कोई एक वाक्य निकला खास तरीके का तो उसके माथे पे चिपका देते हैं कि तुम फांसीवादी हो, तुम मार्क्सवादी हो, तुम ये वादी हो, तुम वो वादी हो। और गांधीवाद तो हम भूल गए, गांधीवाद भी तो है ही, गांधीज्म भी तो है ही। अम्बेडकरवाद, अम्बेडकरिज्म एक विचारधारा है। कुछ लोग कहते हैं कि मनुवाद या मनोइज्म, या उसका दूसरा नाम कुछ लोग ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणिज्म कह देते हैं, वो भी एक विचारधारा है। ये सारी विचारधाराएं क्या हैं, इन सबको हम समझेंगे धीरे धीरे, बारी बारी। लेकिन इन सारी विचारधाराओं को समझने से पहले दो शब्द, एक शब्द है लेफ्ट जिसको हिंदी में कहते हैं वाम, एक है राइट जिसको बोलते हैं दक्षिण। तो लेफ्टिस्ट होना क्या है, राइटिस्ट होना क्या है, वामपंथी होना क्या है, दक्षिणपंथी होना क्या है, क्योंकि इस बेसिक क्लासिफिकेशन के अंदर बाकी विचारधाराएं आमतौर पर एडजस्ट की जाती हैं। जैसे मार्क्सवाद है, समाजवाद है, ये सब लेफ्ट की विचारधाराएं हैं। फासीवाद है, नाजीवाद है, ये सब राइट की विचारधाराएं हैं। कुछ विचारधाराएं सेट नहीं हो पाती इसमें, वो दुविधा है। लेकिन मोटे तौर पर हम सभी विचारधाराओं को लेफ्ट और राइट के अंदर क्लासीफाई कर लेते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम शुरुआत यहीं से करें कि लेफ्ट क्या है और राइट क्या है। और राजनीति को हल्के में नहीं लेना है, समझना है चीज़ों को। तो जितने भी आपके संदेह बीच में हो तुरंत सवाल पूछिए और हम एक मुकम्मल पहचान बना के चलेंगे। आप में से कितने लोगों को अपने बारे में पता है कि अब लेफ्टिस्ट है कि राइटिस्ट हैं? क्या कुछ लोग ऐसे हैं? लेफ्टिस्ट कितने लोग हैं आप में से? 3 4। और आप में से राइटिस्ट लोग कितने हैं? 2 हैं, 3 हैं। बाकी सब, बाकी सब मतलब थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। और कितने ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि ये होता क्या है? ये तो बाद में बताऊंगा, पहले पता तो लगे कि होता क्या है। कई लोग ऐसे भी तो होंगे। तो अभी क्लास के अंत में फिर से मैं आपसे पूछूंगा कि आप में से कितने लेफ्टिस्ट हैं, कितने राइटिस्ट हैं। हो सकता है उस समय तक क्लैरिटी आपको थोड़ी सी बेहतर हो जाए, ठीक है? तो अपना छोड़िए, ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के राजनीतिक दलों में से कौन कौन से दल राइटिस्ट हैं, तो आप किस किस पार्टी का नाम लेना चाहेंगे? जिसका मन करे हाथ खड़ा करे और बोले। राइटिस्ट यानी कि दक्षिणपंथी दल अगर कोई है भारतीय राजनीति में तो कौन सा है? हाँ बताइए। बीजेपी है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ना। बीजेपी तो हो गया, एक तो हो गया। शिवसेना राइटिस्ट पार्टी है, ठीक है। और कोई? एमएनएस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ठीक है।
अच्छा, प्रेजेंट में जिसकी गवर्नमेंट होती है वो राइटिस्ट ही माना जाता है। अच्छा, जो सरकार के खिलाफ होता है उसको हम लेफ्टिस्ट मान लेते हैं जनरली। नहीं नहीं, आपका नहीं, मतलब जनरली आपका मानना है कि जो सरकार के खिलाफ है वो लेफ्टिस्ट हो जाता है, जो सरकार में है वो राइटिस्ट हो जाता है। हाँ, एक बहुत सामान्य रूप से ऐसी संभावना पे सोचा जा सकता है। हालांकि उस केस में हमें यह मानना पड़ेगा कि चीन की सरकार दक्षिणपंथी है। वैसे तो चीन की सरकार के बारे में सच में चीन को भी नहीं पता कि क्या सरकार है। भारत में एक नेता हुए थे सीताराम केसरी, आपने शायद नाम सुना होगा, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे कुछ समय। उन्होंने चीन को, आपको पता ना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री, ऐसा कई लोग मानते हैं। चाइना भी मानता है, क्लेम भी करता है। तो एक बार सीताराम केसरी ने एक इंटरव्यू में बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार जो है ना वो डीटीसी की बस जैसी है। डीटीसी समझते हैं आप लोग? दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार डीटीसी की बस जैसी है, इंडिकेशन लेफ्ट का देती है, मुड़ती राइट में है। तो पता नहीं चलता कि वो सच में वामपंथी हैं कि दक्षिणपंथी हैं, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि वो वामपंथी यानी कि लेफ्टिस्ट हैं, ऐसा उनके बारे में कहते हैं। चलिए, तो राइट में आपने कुछ पार्टियां बता दी, बीजेपी और शिवसेना और महाराष्ट्र निर्माण सेना। और कोई पार्टी में ध्यान नहीं आ रही? अच्छा, लेफ्ट का बताइए, लेफ्ट में कौन सी पार्टीज हैं? कांग्रेस लेफ्ट में है, और सीपीआई, टीएमसी, ठीक है, टीएमसी को भी लेफ्ट में रख लीजिए। और मतलब जो जो मोदी के खिलाफ हैं वो सब लेफ्ट वाले हैं बेसिकली, और जो जो उनके समर्थन में वो सब राइट वाले हैं। तो फिर नीतीश कुमार कहाँ हैं? वो मतलब राइट में से लेफ्ट में चले गए, ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है। देखिए, अगर हिस्टोरिकली इस चीज को देखें, हिस्टोरिकली तो मामला बहुत ही आसान सा है। और आसान सा ये मामला है कि 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का दौर चल रहा था, आपने सुना है फ्रांस में क्रांति हुई थी, जिसको इतिहास में बहुत महत्व मिलता है। उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में घटना घटी, बहुत छोटी सी घटना है, और बात सिर्फ उतनी सी थी जहां से ये बात शुरू हुई। लेकिन जब बात शुरू हो गई तो उसके बाद बात बहुत आगे बढ़ गई। बात ये थी कि नेशनल असेंबली की बैठक चल रही थी, और नेशनल असेंबली की बैठक में जो बीच में थे वो तो जो चेयरपर्सन थे, प्रेसिडेंट थे, या आप किंग मान लीजिए, वो थे। उस समय फ्रांस में माहौल ऐसा था कि उनके समर्थन और विरोध में तलवारें खिंची हुई थी। जब ऐसा माहौल होता तो जो एक तरफ के लोग हैं चाहते कि एक साथ में बैठे, गुटबाजी जो चरम पे होती है, घर तक में ऐसा होता है, परिवार तक में ऐसा होता है, तो वहां भी ऐसा होता था। तो राजा के दाईं तरफ वो सब लोग बैठे। मैं राजा की तरफ से देखूं तो इसको दायां, हम इधर से देखते हैं ना, इसको दायां मान लीजिए, राइट मान लीजिए, इसको लेफ्ट मान लीजिए। राजा के राइट साइड में वो सब लोग बैठे जो राजा के समर्थक थे, सपोर्टर्स थे। वो राजतंत्र के समर्थक थे। उनका मानना था कि ये जो मोनार्की है, राजसत्ता है, बनी रहे। लेफ्ट में वो सब लोग बैठे जो उस समय राजा के या राजतंत्र के विरोधी थे, और इनका मानना था कि अब राजतंत्र खत्म हो जाना चाहिए, अब रिपब्लिक सिस्टम, रिपब्लिकन सिस्टम यानी कि लोकतंत्र का सिस्टम शुरू होना चाहिए। रिपब्लिक का मोटा मोटा मतलब ऐसा लोकतंत्र जिसमें जो राज्य का प्रमुख है वो भी चुना जाता है। जैसे इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है, अमेरिका है, भारत है, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति, उनके यहाँ भी राष्ट्रपति अमेरिका में भी चुना जाता है। जबकि इंग्लैंड में आप देखेंगे कि जो किंग है वो किंग ही है। तो जहाँ हेड ऑफ स्टेट भी इलेक्टेड हो उसको बोलते हैं रिपब्लिकन सिस्टम। और फ्रांस में रिपब्लिकन सिस्टम की डिमांड उस समय होने लगी थी। तो मोटी सी बात यह हुई कि तब से बात चल पड़ी कि जो समर्थक लोग हैं वो राइटिस्ट हैं, और जो विरोधी लोग हैं वो लेफ्टिस्ट हैं। राजतंत्र के समर्थक राइट, विरोधी लेफ्ट। शायद इसी को ध्यान में रख के आपने ये बात कही कि जो सत्ता का समर्थक है वो राइटिस्ट है, जो सत्ता का विरोधी है वो लेफ्टिस्ट है। पर ये बात सिर्फ इतनी है नहीं। इसे अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, ये जो विरोधी थे ये कौन लोग थे? आमतौर पर ये वो लोग थे जो आम लोग थे, जो कॉमनर्स थे, जिनको वहां की भाषा में थर्ड एस्टेट भी कह देते हैं, जो कॉमनर्स थे।
और जो समर्थक थे वो आमतौर पर वो लोग थे जो काफी प्रभुत्वशाली लोग थे, पावरफुल लोग थे, नोबिलिटी थी, एरिस्टोक्रेसी थी, जो काफी समृद्ध और रसूख वाले लोग थे, ताकतवर लोग थे, पैसे वाले लोग थे, अमीर लोग थे। क्योंकि जो अमीर आदमी होगा, जो फायदे में होगा, वो परिवर्तन क्यों चाहेगा? परिवर्तन इतिहास के हर दौर में वही चाहता है जो नुकसान में है। ये जिसको कम से कम इस बात का एहसास है कि मैं नुकसान में हूं, बेशक वो फायदे में हो, सारा खेल एहसास का है। इसको सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में एक शब्द बोलते हैं, द फीलिंग ऑफ रिलेटिव डेप्रावेशन। तुलनात्मक रूप से वंचित होने की भावना सारे आंदोलनों के मूल में होती है। अगर कोई आपको रियलाइज करवा दे कि आप वंचित हैं, बेशक आप वंचित ना हो, बस रियलाइज करवा दे, तो आप आंदोलन करने लगेंगे। और यदि आपको रियलाइजेशन है कि आप फायदे में हैं, तो आप आंदोलन कभी नहीं करेंगे। एक सामान्य सी बात इतिहास में देखी जाती है। फिर देखा गया कि समर्थकों में जितने लोग क्लर्जी में थे, क्लर्जी का मतलब है जो चर्च के समर्थक है, धार्मिक लोग हैं, चर्च के लोग हैं बेसिकली, जो चर्च के लोग थे वो भी आमतौर पर राजतंत्र के समर्थन में थे, क्योंकि चर्च और राजतंत्र के बीच में एक अच्छा खासा सिस्टम बना हुआ था। और जो विरोधी लोग थे उनको चर्च की सपोर्ट नहीं थी, तो हम कह सकते हैं कि चर्च की सपोर्ट इस तरफ प्रायः नहीं थी। तो हम कह सकते हैं कि धार्मिक लोग आमतौर पर समर्थकों में थे, जो धार्मिक नहीं थे या धर्म से दूर थे वो आमतौर पर विरोधियों में शामिल हो गए थे। जब कोई आंदोलन होता है तो 2, 4, 5, 10, 20 लोग समझते हैं उसकी गहराई, बाकी लोग तो माहौल बनाते हैं। उनको बस बदलाव चाहिए, उनको ये नहीं पता बदलाव से क्या होने वाला है, कैसे होगा। तो इसी को एक शब्द में और कह दें कि जो विरोधी हैं उनको बोलते हैं प्रो चेंज, कि चेंज होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। और ये जो लोग थे ये थे स्टेटस कोइस्ट। स्टेटस को एक शब्द है पॉलिटिकल साइंस में, स्टेटस को का मतलब है यथास्थिति, जैसी स्थिति है बनी रहे। तो स्टेटस को में जो यकीन रखते हैं उनको बोलते हैं स्टेटस कोइस्ट, और विचार को बोलते हैं स्टेटस कोइज्म, यानी कि यथास्थितिवाद। जो है रहने दो, चेंज मत करो, बदलाव मत करो, परेशान मत करो। 2-3 मीटिंग्स ऐसी हुई। पहले मीटिंग्स हुई नेशनल असेंबली की, फिर हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और उसमें ये मोटा मोटा खाका बना रहा कि चेंज के समर्थक, राजतंत्र के विरोधी, आम आदमी, धर्म से दूर रहने वाले लेफ्ट में बैठे, राजतंत्र के समर्थक, समृद्ध लोग, चर्च के समर्थक, यथास्थितिवादी राइट में बैठे। और धीरे धीरे ये मुहावरा फैलने लगा, फ्रांस के बाहर भी फैलने लगा, कि राइट में होने का मतलब ये होता है और लेफ्ट में होने का मतलब ये होता है। अब क्या होता है कि जब कोई विचार बाहर फैलता है, जब कोई विचार डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज का मतलब यहां प्रसरण से है, उसके फैलने से है, प्रसारित होने से है, दूर दूर जाने से है, तो कुछ मूर्ख लोग तो उस विचार को वैसा का वैसा फॉलो करने लगते हैं, और जो समझदार लोग हैं वो उस विचार को अपने समाज की जरूरतों के हिसाब से क्या करते हैं, कस्टमाइज कर लेते हैं। अब फ्रांस में जाति व्यवस्था नहीं थी, पर भारत में तो थी। फिर फ्रांस में उस समय रंग भेद का मामला उतना प्रबल नहीं दिखता था, पर अमेरिका में दिखता था। तो जब यह विचार बाकी देशों में गया, जैसे मान लीजिए यूएसए में गया, जैसे मान लीजिए भारत में आया, तो इन देशों के समझदार लोगों ने अपने समाज की हकीकतों के हिसाब से इस विचार को थोड़ा सा मॉडिफाई करना शुरू किया। तो क्या हुआ, अब आप सोच के देखिए, यूएस में रंग भेद अगर एक सच्चाई है, तो रंग भेद के विरोधी, और रंग भेद वहां की वास्तविकता बनी हुई थी उस समय, तो रंग भेद के विरोधी आमतौर पे अश्वेत होंगे या श्वेत होंगे, ब्लैक्स होंगे या व्हाइट्स होंगे, ब्लैक्स होंगे, विरोध करेंगे। और व्हाइट्स में से एक बड़ा हिस्सा, सब तो नहीं पर एक बड़ा हिस्सा चाहेगा कि ये व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि उनको फायदा होता है। तो धीरे धीरे ऐसा दिखने लगा कि जो वहां के ब्लैक्स हैं वो लेफ्ट ओरिएंटेशन में जाने लगे, और जो व्हाइट्स हैं वो राइट ओरिएंटेशन में जाने लगे, क्योंकि बदलाव की भूख उनमें ज्यादा थी जो परेशान थे। सीधी सी बात है, तो हर जगह होगा। फिर अगर मैं 1860s की बात करूं,
अमेरिका के दक्षिणी 7 राज्य जो उस समय अमेरिका से अलग हुए थे, गृह युद्ध हुआ था, सिविल वॉर हुआ था, दास प्रथा को लेकर हुआ था। दास प्रथा का समर्थन करने वाले राइट में होंगे और दास प्रथा का विरोध करने वाले लेफ्ट में होंगे, सीधी सी बात है ना। हर देश में ऐसा हुआ। जब बात भारत में आई तो भारत में भी ये हुआ, क्योंकि भारत में गरीबी अमीरी का अंतर जितना था उससे ज्यादा अंतर जाति के स्तर पर था, लिंग के स्तर पर था। जो व्यक्ति जाति वाले आंदोलन में निम्न जातियों, निम्न कही जाने वाली जातियों के पक्ष में खड़े होंगे, उनकी ओरिएंटेशन को क्या मान लिया गया कि वो लेफ्टिस्ट हैं। इसलिए अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, इनका दावा क्या है कि हम उन जातियों का नेतृत्व करते हैं जो इतिहास में नुकसान में रही हैं। तो इनकी ओरिएंटेशन कैसी मान ली जाएगी? लेफ्ट मान ली जाएगी। और जो जाति में उन जातियों का समर्थन करेंगे या उन जातियों के वोट बैंक पे बेस्ड होंगे जो परिवर्तन की बहुत भूख नहीं रखती हैं, जो मानती हैं कि जो चल रहा है ठीक चल रहा है, वो राइट हो जाएंगे। सीधी सी बात है ना। तो जाति के आधार पर हमने लेफ्ट राइट का एक मोटा मोटा मुहावरा घड़ लिया। दक्षिण भारत में एक पेरियार नाम के बहुत प्रसिद्ध आंदोलन करने वाले नेता हुए। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट नाम से उन्होंने एक आंदोलन चलाया। वो इतना महत्वपूर्ण आंदोलन है तमिलनाडु के इतिहास में, क्योंकि उन्हीं से द्रविड़ कजगम की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर डीएमके और फिर एआईएडीएमके सब कुछ वहीं से डेवलप हुआ। कहते हैं कि उनके ऊपर सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के तौर तरीकों का प्रभाव वैचारिक स्तर पे आ गया था, वो लेफ्ट ओरिएंटेशन आ गई थी, जबकि वो तो जाति की बात कर रहे थे। फिर महाराष्ट्र में जाति विरुद्ध आंदोलन हुए, बहुत सारे हुए, ज्योतिबा फुले ने भी किया। लोगों ने माना कि ओरिएंटेशन लेफ्ट की माननी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर को लोगों ने लेफ्ट ओरिएंटेशन का व्यक्ति माना आगे चलकर, स्वाभाविक सी बात थी। फिर अमेरिका हो या भारत हो, दोनों जगह एक प्रश्न ये भी उठा कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं जिस स्थिति में हैं सामान्यतः पुरुषों की तुलना में, वो स्थिति बराबरी की है, फायदे की है, नुकसान की है। तो इस पर एक सामान्य समझ है कि महिलाओं के अधिकार उतने नहीं हैं जितने पुरुषों के पास हैं। चाहे उस संपत्ति में देखें, चाहे नौकरियों में देखें, चाहे पार्लियामेंट में देखें, सिविल सर्विसेज में देखें, किसी भी पावरफुल पोजीशन पे देखें तो आप पाएंगे कि पुरुषों का अनुपात बहुत ज़्यादा है महिलाओं की तुलना में। और ये केवल भारत में नहीं है, ये दुनिया भर में दिखता है, हर जगह दिखता है। तो महिलाओं के अंदर भी डिमांड पैदा होने शुरू हुई। सबसे पहले यूरोप और अमेरिका में हुई, और तब डिमांड सिर्फ इतनी थी जिसको हम पहले दौर का फेमिनिज्म कहते हैं, फर्स्ट वेव फेमिनिज्म कहते हैं। सिर्फ इतना था कि भाई वोटिंग राइट्स हमको मिलने चाहिए। तो सफरेजिस्ट उस मूवमेंट को बोला गया। जब फेमिनिज्म पढ़ेंगे तो इसी कहानी समझेंगे पूरी। तो जब फेमिनिज्म शुरू हुआ तब कहा गया कि ये एक लेफ्ट मूवमेंट है, क्योंकि वो समाज में परिवर्तन चाह रहे थे, बदलाव चाह रहे थे। फिर सेकेंड वेव फेमिनिज्म हुआ, थर्ड वेव फेमिनिज्म हुआ, रेडिकल फेमिनिज्म हुआ, लिबरल फेमिनिज्म हुआ, बहुत बहुत तरह के फेमिनिज्म हुए। और मोटे तौर पर यह मान लिया गया कि जो फेमिनिज्म के पक्ष में खड़ा होगा वो लेफ्टिस्ट है, और जो फेमिनिज्म के खिलाफ खड़ा होगा, विरोध में खड़ा होगा, जो कहेगा कि ना जो चल रहा है चल रहा है, उसकी ओरिएंटेशन कौन सी है? राइट की ओरिएंटेशन है। इस तरह से ये मोटे मोटे खाके समाज के भीतर बनते गए। अब फेमिनिस्ट होना अगर लेफ्टिस्ट है तो अगला सवाल भी है, आगे चल के बात आएगी जो थर्ड जेंडर है उसका क्या करें भाई? उनकी स्थिति तो महिलाओं से भी खराब है। अब देखिए बड़ा पेचीदा मामला क्या होता है कि मान लीजिए कि फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहा है और कुछ लोग फेमिनिज्म के पक्ष में खड़े हैं, झंडा उठा रखा है। अचानक आपने उनसे पूछा कि भाई थर्ड जेंडर के पक्ष में आप क्या सोचते हैं, और वो अजीब सा चेहरा बना लें कि क्या गंदी बात करते हो यार तुम, हमारी पुरुष काफी है, क्या थर्ड जेंडर ले आते हो बीच में। अभी अजीब बात है। ये एक दृष्टिकोण से लेफ्टिस्ट हैं क्योंकि बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन जो उनसे खराब स्थिति में है उसकी स्थिति न बदले ये भी चाह रहे हैं। एक ही व्यक्ति एक पर्सपेक्टिव से लेफ्टिस्ट हो गया, दूसरे पर्सपेक्टिव से राइटिस्ट हो गया। और जो कहे कि एलजीबीटी या विशेष रूप से थर्ड जेंडर को अपने हक मिलने चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए,
वो फेमिनिस्ट की तुलना में ज़्यादा लेफ्टिस्ट हो गया। और इसलिए जो जो नए प्रश्न समाज में आते हैं, चाहे वो LGBT का हो, चाहे थर्ड जेंडर वाला प्रश्न हो, इन सब प्रश्नों के पक्ष में खड़े होने वाला व्यक्ति आमतौर पे क्या माना जाएगा? लेफ्टिस्ट माना जाएगा। और जो इनका विरोध करेगा, जो कहेगा कि ये सब बकवास बातें हैं, अप्राकृतिक है, गलत है, निसर्ग के विरुद्ध हैं, मतलब अनैसर्गिक हैं, उन सबको हम क्या मान लेंगे? राइटिस्ट मान लेंगे। ये मोटा मोटा खाका इस तरह का मान के चलिए। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की बन गई। जो परिवर्तनों के पक्ष में है और समाज के कमजोर वर्गों की डिमांड्स के पक्ष में है, वो मोटे तौर पर लेफ्टिस्ट है। जो चाहता है कि समाज जैसा है वैसा बना रहे, बदलाव न हो, वो आमतौर पर राइटिस्ट है। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है, इसमें थोड़ा सा और अगर हम एक हल्का सा खाका खींच ले कि आजकल जो लेफ्ट और राइट की बात हम करते हैं, आमतौर पर किस किस विचार को उसके अंदर शामिल कर लेते हैं। राइट में आप देखेंगे कि एक विचार खूब प्रचलित चलता है, नेशनलिज्म। तो जो व्यक्ति नेशनलिज्म की बात बार बार करे, राष्ट्रवाद की बात बार बार करे, आप एक समझ बना सकते हैं कि वो राइट की बात करना चाह रहा है। तो नेशनलिज्म एक पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? दक्षिण पंथ का है। फिर आप देखेंगे कि जो व्यक्ति रिलीजन को लेकर, बदलाव नहीं, रिलीजन, अपने रिलीजन की महानता को लेकर बहुत कंजर्वेटिव किस्म का है, रूढ़िवादी है, अड़ा हुआ है, वो अपने धर्म को सबसे महान मानने को लेकर उत्सुक है, वो दूसरे धर्मों को अपने लिए खतरा मानने को तैयार है। हर समय ना हो तो भी कम से कम ये टेंडेंसी उसके अंदर है। और बात केवल रिलीजन की नहीं है, बात भाषा की भी हो सकती है, लैंग्वेज की भी हो सकती है। जो व्यक्ति ये मान के चलता हो कि मेरी भाषा दुनिया की सबसे महान भाषा है और बाकी सबको मेरी भाषा सीख लेनी चाहिए, मुझे नहीं सीखनी चाहिए, बाकी सबको मेरी भाषा सीखनी चाहिए। तो चाहे रिलीजन हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे रेस हो, अगर किसी गोरे को ये लगता हो कि भाई सबसे महान लोग गोरे होते हैं, जो अश्वेत हैं, काले हैं, और जो मंगोलाइट्स हैं यानी कि चीन जापान के जो लोग हैं वो हमारी तुलना में हीन हैं, इसका मतलब वो अपनी एक एथनिसिटी को लेकर, अपनी एक जातीयता को लेकर सम्मान के भाव से भरा हुआ है। और जो व्यक्ति अपनी जातीय पहचान को लेकर बहुत सम्मान के भाव से भरा हो, घमंड के भाव से भरा हो, आप मान के चलिए कि वो व्यक्ति राइट की तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ नहीं आएगा। तो रिलीजन है, लैंग्वेज है, रेस है, और ऐसा क्या हो सकता है? किसी किसी मामले में कास्ट भी हो सकती है। अगर कोई ये मानता हो कि मैं जिस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं जिस जाति से संबंधित हूँ, वो सबसे महान जाति है, उस जाति का गौरव अलग ही है। आजकल तो मैं देखता हूँ कि सड़कों पर गाड़ियों के शीशे के पीछे जातियों के नाम लिखे होते हैं, बाइक वाइक पे जाति का नाम लिखा होता है, और कुछ नाम हमने सिर्फ जाति का नाम। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दक्षिणपंथ गाड़ी के शीशे के पीछे भी दिखता है, उसके लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको हर जगह वो नजर आएगा। तो सब समाज में आँख खोल के देखते रहिए, हर जगह एग्जाम्पल्स नजर आएंगे। तो जिसको भी अपनी एथनिसिटी को लेकर बहुत गौरव का भाव है, मोटे तौर पर आप मान सकते हैं कि वो राइटिस्ट है। क्या ये लोग चाहेंगे कि हम माइनॉरिटी के राइट्स की बात करें, या जो अश्वेत हैं उनके अधिकारों की बात करें, या जो हमसे अन्य जातियों के हैं जिनके अधिकार कम रहे उनके अधिकार की बात करें, या जो अन्य रेसिस के लोग हैं उनके अधिकार की बात करें? ये आमतौर पर इन प्रश्नों से दूर रहना पसंद करेंगे, दूर रहना पसंद करेंगे। अब इसका अपोजिट यहां कर लीजिए, लेफ्ट वाले। बेसिकली जो किसी भी रूप में वंचित है, समाज की मुख्य धारा से बाहर निकल गया है, वो हर व्यक्ति। एक व्यक्ति कौन हो सकता है? जो गरीब है। जैसे समाजवाद और मार्क्सवाद के लोग गरीबों पर फोकस करते हैं कि हर गरीब व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना जरूरी है। एक व्यक्ति वो हो सकता है जो रिलीजन की दृष्टि से देखें तो माइनॉरिटी में आता है, जिसके लिए अपनी सुरक्षा, अपने अधिकारों की सुरक्षा एक चुनौती हो सकती है। तो माइनॉरिटी के राइट्स की जो बात करेगा तो लेफ्टिस्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये माइनॉरिटी रिलीजन के मामले में भी हो सकती है, लैंग्वेज के मामले में भी हो सकती है, और रेस के मामले में भी हो सकती है। और इसी तरह से समाज के वो सारे वर्ग जिनको अपने अधिकार नहीं मिले, जैसे मान लीजिए चिल्ड्रन राइट्स की बात करें हम,
जैसे मान लीजिए सीनियर सिटीजन्स के राइट की बात करें, उनके अधिकार क्या क्या होने चाहिए। जैसे मान लीजिए जेंडर के आधार पर हम विमेन की बात करें या फिर जो थर्ड जेंडर है उसकी बात करें, एक मोटा मोटा खाका ये है, इन सभी के पक्ष में आंदोलन करने वाला लेफ्टिस्ट है और इन विचारधाराओं से भरा हुआ व्यक्ति राइटिस्ट है। अब एक आइडिया हमें हो गया और हम भारत की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर चाहें तो एक क्लासिफिकेशन में ला सकते हैं कि कौन सी पार्टी राइट की तरफ है, कौन सी पार्टी लेफ्ट की तरफ है। जैसे बीजेपी राइट की तरफ है, आपने कहा ही। शिवसेना राइट की तरफ है, ये भी आपने कहा, वो ठीक ही बात लग रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राइट की तरफ है, आपने कहा, ठीक ही लग रहा है। एक पार्टी का नाम आप भूल गए, MIM, वो किस तरफ है? जो ओवैसी साहब की पार्टी है वो किस तरफ है? वो लेफ्ट है। वो राइट। अपने धर्म, अपनी जाति, अपने समूह को केंद्र में रखकर पॉलिटिक्स करना राइट होना है, तो वो भी राइट है, एकदम राइट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम लीग कहाँ आएगी? तभी राइट में आएगी, सीधी सी बात है ना। और किसी भी राज्य में कोई ऐसी पार्टी जो अपने राज्य के गौरव पर बात करती हो, जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा कि मराठी माणूस को लेके बात शिवसेना भी करती है, MNS भी करती है, तो हमने पहले कहा कि वो राइट में आती हैं। ऐसी कोई भी पार्टी अगर होगी किसी भी तरह की तो वो राइट में आ जाएगी। कांग्रेस को फिलहाल हम लेफ्ट मान लेते हैं, जैसा कि आप लोगों ने शुरू में राय जाहिर की अपने। आम आदमी पार्टी को कहाँ रखेंगे? कन्फ्यूज़न हो रहा है कि लेफ्ट में रखें कि राइट में रखें। उनका वोट, देखिए वोट बैंक को पहचान लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। उनका वोट बैंक कौन है? गरीब लोग हैं। और गरीब लोग वोट बैंक है तो ज़्यादा ओरिएंटेशन किस तरफ हो जाएगा? लेफ्ट में हो जाएगा। वोट बैंक है ना, वो केंद्रीय तरीका है पहचानने का, उससे तुरंत समझ में आ जाता है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, DMK, कन्फ्यूज़न और राइट के लेफ्ट। इसकी वजह क्या, उसके बारे में आइडिया नहीं है या वैसे सोच रहे कि 4 लेफ्ट हो गए थे कि राइट होना ही चाहिए अब? अच्छा, कोई बात नहीं। और बीजू जनता दल, अब मामला फंस गया कि इसको कहाँ रखे, समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, यहाँ से हम जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है उसके पहले लेवल पर आएंगे, 3-4 लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी समझेंगे और उससे साथ ही बात खत्म हो जाएगी। फिर आपके जो सवाल हो पूछिएगा। क्या होता है कि जब हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं और सोचते हैं कि 2 में बांट दें, लेफ्ट और राइट, असली दिक्कत यहाँ पर ये नहीं है कि हम बांट नहीं पा रहे। असली दिक्कत है कि हमने जिद ठान ली है कि हम 2 में बांट देंगे सब चीज़ों को। और ये दिक्कत जहाँ भी आएगी, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं फिलॉसफी में डाइकोटमी की समस्या। तो डाइकोटमी का मतलब है 2 हिस्सों में हर चीज़ को बांट देने की जिद हमारे अंदर बैठी हुई है। जबकि सच ये है कि दुनिया डाइकोटमिक है नहीं। दुनिया जिस प्रिंसिपल पर चलती है उस प्रिंसिपल का नाम कॉन्टिन्यूम है, जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूँ। कॉन्टिन्यूम का मतलब है एक स्केल बना हुआ है, उस स्केल पे सब लोग अलग अलग पॉइंट पे होते हैं, ना कि केवल 2 खांचों में सबको सेट कर सकते हैं। ये समझाने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग काले हैं। क्या सच में गोरा काला पर्याप्त है या उसके बीच में कई शेड्स और भी होते हैं? कई शेड्स होते हैं। कुछ बहुत गोरा है, हल्का गोरा, कम गोरा, काफ़ी कम गोरा, थोड़ा सा सांवला, गेहुआ, करते 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 फिर हम पहुंचते हैं एक ऐसे व्यक्ति पर जिसका रंग काफ़ी काला हो सकता है। ठीक वैसी समस्या एक बार एक व्यक्ति के सामने आई समाजशास्त्र में। अगर आप देखेंगे तो 19वीं सेंचुरी तक आर्थिक आधार पर 2 वर्ग मानने की परंपरा समाजशास्त्र में चलती थी। एक वर्ग था रिच और एक वर्ग था पुअर, अमीर और गरीब। अगर आप मार्क्सिज्म को देखेंगे, कार्ल मार्क्स बहुत प्रसिद्ध विचारक हुए जर्मनी के, जो इंग्लैंड में रह के काफ़ी लिखते रहे 19वीं सेंचुरी में। मार्क्सवाद की सबसे बड़ी खामी जो बाद में समझ में आई, जो मार्क्स के जीते जी समझ में आ गई थी, 1870s में समझ में आ गई थी। मार्क्स की मृत्यु 1883 में हुई और 1870s की शुरुआत में ये बात सामने आ गई थी कि एक बड़ी भारी गलती उस सिद्धांत में हो गई है। उन्होंने माना कि 2 ही वर्ग होते हैं, एक हैव्स और एक हैव नॉट्स, यानी कि अमीर और गरीब मान लीजिए।
लेकिन इतिहास ने साबित किया कि वर्ग दो नहीं होते हैं। और कुछ लोगों ने साबित किया कि पहले का समाज जो एक त्रिभुज के आकार का होता था, अब का समाज डायमंड के आकार का हो गया है। त्रिभुज का मतलब कुछ लोग बहुत ऊपर हैं, अमीर हैं, बहुत कम हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा हैं, गरीब हैं। और डायमंड का मतलब है कि मध्य वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है। उच्च वर्ग में कम लोग हैं, निम्न वर्ग में कम लोग हैं, सबसे ज़्यादा लोग तो मिडिल क्लास में हैं। और अगर मिडिल क्लास सबसे बड़ी है, जिसको मार्क्स ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था क्लास के रूप में, तो सिद्धांत सर्वाइव कैसे करेगा? चल नहीं पाएगा। ये पूरा थीसिस है। लॉकवुड और गोल्डथॉर्प नाम के दो लोगों ने इस पर काम किया बहुत विस्तार में इंग्लैंड में। इस बात को समझते हुए फिर एक समझ बनी कि भाई हम ऐसा करते हैं, रिच और पुअर के बीच में एक मान लेते हैं कि मध्य वर्ग भी है, मिडिल क्लास भी है, और अब 3 क्लासेस हो गई। इसका जिक्र आप लोग भी करते हैं आजकल। कोई आपसे पूछे आप कौन से वर्ग में, आप कहेंगे कि मैं मध्य वर्ग में हूं। वो उच्च वर्ग में है, ये निम्न वर्ग में है। तो जो व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में रहता है, आप बोल देंगे कि वो निम्न वर्ग में है। जो फ्लैट में रहता है, आप कहेंगे मध्य वर्ग में है। जो अपनी कोठी में रहता है, पूरा बंगला बना के रहता है, आप बोलेंगे कि वो उच्च वर्ग में, मोटा मोटा अगर क्लासिफिकेशन करना हो। जो साइकिल पे चल रहा है, आप कहेंगे निम्न वर्ग में है। जो स्कूटर या बाइक पे चल रहा है, आप बोलेंगे मध्य वर्ग में है। जो लंबी कार में चल रहा है, आप बोलेंगे उच्च वर्ग में है। यही तरीका है समझने का। और फिर एक दिक्कत है कि कार में 2 तरह के लोग चल रहे हैं। एक वो जो मर्सिडीज में चल रहे हैं, एक वो जो नैनो में चल रहे हैं। पहिए 4 ही हैं दोनों के पास। फिर बाइक में भी एक वो बाइक है जो बहुत छोटी सी किसी तरह से बाइक बनाई गई है, और एक बाइक है जो 2000 सीसी की बाइक है, 15 लाख रुपए की आती है। दोनों बाइक पे चल रहे हैं। तो आपको लगा कि ये तो मामला बिखर गया है, नहीं चल पा रहा, 3 में भी नहीं चल पा रहा। और अमेरिका में 1960 में एक चिंतक हुए सोशियोलॉजी में, उनको डब्ल्यू लॉयड वार्नर कहते हैं। उन्होंने किताब लिखी क्लास इन अमेरिका, अमेरिकन सोसाइटी। और बोले कि अब समय आ गया कि हम 3 क्लास से भी काम नहीं चला पाएंगे, अब हमें क्लासेस 6 कर देनी चाहिए। और वहां से पहली बार 2 शब्द आए जिसका इस्तेमाल आजकल आप लोग खूब करते हैं। एक बोलते हैं लोअर मिडिल क्लास, और एक बोलते हैं अपर मिडिल क्लास, उच्च मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग। सुना ना आप लोगों ने, इस्तेमाल भी करते होंगे, है ना? ऐसे गरीबों में भी 2 वर्ग हैं। एक है जो बहुत ही गरीब है, एक्सट्रीमली पुअर क्लास, और एक नॉर्मली पुअर क्लास कह लीजिए, गरीब वर्ग कह लीजिए। ऐसी अमीरों में भी 2 वर्ग हैं। अमीरों में एक है अडानी अंबानी टाइप का अमीर, जिसके लिए कोई लिमिट ही नहीं है, या इलॉन मस्क टाइप का है, या गूगल के मालिक जैसा है, या मार्क जुकरबर्ग जैसा है, जिसकी कुल संपत्ति अगर हम मान लें कि $200 बिलियन के आसपास है। इसको तो गुणा करने में बहुत टाइम लग जाता है 200 बिलियन का, तो है ना। 100 करोड़ डॉलर, तो वो 200, यानी कि 20,000 करोड़ डॉलर। उसको 100 से गुणा कर लीजिए रुपए करने के लिए, तो 20 लाख करोड़ रुपए जिसकी संपत्ति है। एक तो वो अमीर है। एक छोटा मोटा मोहल्ले का अमीर है, जिसके पास अपना एक घर है, 1-2 गाड़ियां हैं, 1-2 स्कॉर्पियो खड़ी कर रखी हैं उसने घर के बाहर, गुंडा गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं 2-4, और दबंग होके चलता है। चलते पीछे 4 गाड़ियां चलती हैं साथ साथ, और सारे 20 लोग एक साथ उतरते हैं गाड़ी से। अमीर तो वो भी है, पर वो मुकाबला इलोन मस्क से कैसे कर पाएगा बेचारा। तो अमीरों में भी कुछ लोगों ने 2 वर्ग मान लो, जो सुपर रिच क्लास है और जो एक रिच क्लास है। 6 वर्ग हो गए, जो शुरू में 2 थे। और उसके बाद तो लोगों ने कहा कि भैया ऐसा ही ये काम छोड़ ही दो, मिडिल क्लास में भी पता नहीं कितने वर्ग हैं। हर मिडिल क्लास के व्यक्ति की अपनी स्थिति है, और इसके अंदर भी पता नहीं कितने वर्ग हैं, यानी कि 50 वर्ग बना लोगे तो भी हर व्यक्ति को डिफाइन नहीं कर पाओगे। और इसी को बोलते हैं कि डाइकोटमी में नहीं जाना है, कॉन्टिन्यूम में जाना है, निरंतरता में जाना है। सिर्फ ये समझना है कि कौन से व्यक्ति की स्थिति किसकी तुलना में कैसी है। अगर मैं इस बात को एक लाइन से समझाऊं तो बात शायद ज्यादा आसान हो जाएगी समझना हमारे लिए। तो एक लाइन है, एक स्केल है बेसिकली, और इस स्केल में हम मान लेते हैं कि ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट ही है, और ये राइट साइड है, ठीक।
अब लेफ्ट और राइट है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक सेंटर भी होगा ही होगा, इसको हम सेंटर मान लेते हैं। अब हमें समझना है कि कौन सी पार्टी को या कौन से व्यक्ति के विचारों को कहां पर सेट किया जा सकता है। पहले की अप्रोच क्या थी कि लेफ्ट वाले सारे एक तरफ, राइट वाले सारे एक तरफ। लेकिन आपको ये समझ में आता होगा कि जो व्यक्ति लेफ्ट में है, हो सकता है कि वो बहुत लेफ्ट में हो सकता है कि कम लेफ्ट में हो। ऐसे राइट में हो सकता है कि हल्का सा राइट में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा राइट में हो, ये भी तो हो सकता है। और इसलिए हमने कोशिश की कि एक स्केल बना के समझें कि लेफ्ट या राइट में होने का मतलब क्या होता है। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं, बीजेपी राइट में है, आप सबकी सहमति है। शिवसेना भी राइट में है। अगर मैं पूछूं इनमें से कौन ज़्यादा राइट में है तो क्या बोलेंगे? शिवसेना बोलेंगे, ये आप सबको सहमति है। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS, इनमें से कौन ज़्यादा राइट में है? आप कहेंगे MNS थोड़ा और ज़्यादा राइट में है ना। आपको लगता है कि ज़्यादा। उसकी बड़ी वजह शायद ये कि वो सत्ता में नहीं है। सत्ता में आएंगे तो शायद ठीक हो जाएंगे, लेकिन सत्ता में आने से पहले कुछ ऐसी आंदोलन करने पड़ते हैं जिससे जनता साथ में आ जाए। और जो MIM है, MIM को आप कहाँ रखेंगे राइट में? बीजेपी के आसपास, शिवसेना या MNS के आसपास? कहीं शिवसेना के आसपास रखेंगे तो ठीक है, मोटा मोटा खाका बन गया। और क्या MNS की तुलना में और ज़्यादा राइट में कोई आप सोच पा रहे हैं भारत या भारत के बाहर? जैसे हिटलर का जो सिद्धांत था, नाजीवाद या फांसीवाद, वो MNS से कम राइट है या ज़्यादा राइट है? तो बहुत खतरनाक राइट था, वो तो बहुत ही खतरनाक राइट था। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो लेवल है ये तो हिटलर के फासिज्म या नाजिज्म का लेवल है, जो चरम दक्षिणपंथ है, जिसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। जब कोई ये कह दे कि मेरे अलावा बाकी समाजों को जीने का हक नहीं है, उनको खत्म कर देना चाहिए, उनको गैस चैम्बर में डाल देना चाहिए, उनका सामूहिक हत्या कर देनी चाहिए, जीनोसाइड कर देना चाहिए, वो तो राइट का वो लेवल हुआ जिसकी आगे कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में ऐसी स्थिति कम से कम नजर नहीं आती है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और डेमोक्रेसी एक मोटे मोटे खाके के रूप में हमारे देश में हमेशा से बनी हुई है। तो हम कह देते हैं कि चलिए, हो सकता है कि MNS लगभग यहां स्टैंड करे, क्योंकि उसने हिंसा की बात उस तरह से कभी नहीं की कि जो गैर मराठी उनको मार देंगे, हम जान से मार देंगे। थोड़ा बम पटाखे छूटते हैं, लेकिन कभी ये नहीं होता कि खत्म कर देंगे, वैसी स्थिति नहीं है। फिर आप कहेंगे कि भाई शिवसेना उनकी तुलना में थोड़ी कम एग्रेसिव है तो राइटिस्ट वो भी, तो शिवसेना को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। और आपने कहा कि जहां शिवसेना है लगभग वहीं MIM, ऑल इंडिया AIMIM पार्टी है, तो उसको भी लगभग उस लेवल पर मान लेते हैं। ये हिंदुओं के लिए, वो मुसलमानों के लिए है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी इनकी तुलना में कम राइटिस्ट है, तो बीजेपी को यहां रख लीजिए। ठीक, तो एक तरफ का खाका समझ में आ गया। अब चलते हैं लेफ्ट की तरफ। क्या कोई ऐसी पार्टी है जो एकदम सेंटर पे खड़ी हो, बीच में एकदम बैलेंस, ना लेफ्ट ना राइट? मुश्किल है कहना, क्योंकि कांग्रेस को लेकर जो सामान्य समझ है वो ये है कि सेंटर लेफ्ट पार्टी है। जो सेंटर के आसपास का इलाका है ना, जो पार्टियां इसके अंदर आ जाती हैं, इस इलाके को मोटा मोटा मान लीजिए, इसको बोलते हैं सेंटर राइट या सेंटर लेफ्ट। तो लाल रंग का इस्तेमाल तो वहां करना था, लेफ्ट में उनका रंग लाल होता है। इधर तो भगवा का इस्तेमाल और हरे का इस्तेमाल ज़्यादा ठीक रहता है। वो गलती से हो गया, पर कोई बात नहीं, हम लाल से ही काम चलाते हैं, उस तरफ भी इस तरफ भी। अब 4-5 पार्टी दिमाग में रखिए। कांग्रेस को लेफ्ट मान लेते हैं फिलहाल, आम आदमी पार्टी को भी लेफ्ट मान लेते हैं। इन दोनों में से ज्यादा लेफ्ट कौन है, कांग्रेस या आम आदमी? आम आदमी पार्टी। सहमति है? चलिए, मैं भी सहमत हूँ। अब बताइए कि एक तरफ आम आदमी पार्टी लेफ्टिस्ट है, एक तरफ BSP है। BSP के लेफ्ट अमीरी गरीबी पे कम है, वो जाति के प्रश्न पे है, पर है तो लेफ्ट ओरिएंटेशन ही। तो BSP और आम आदमी पार्टी में किसको ज्यादा लेफ्ट मानेंगे? देखिए, बट गया, समाज बट गया ना, इस समय बराबर मान लीजिए, कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल मान लेते हैं। ये तो रोज भी चेंज होता है कि कल BSP ज्यादा लेफ्ट थी, आज आम आदमी पार्टी ज्यादा लेफ्ट हो गई। ये तो मुद्दों पे भी तय करता है ना कौन सा मुद्दा किस समय चल रहा है। ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव बात है। समाजवादी पार्टी को भी लगभग वही रख लेंगे, रखेंगे। और आरजेडी कौन सी होती है? तेजस्वी यादव। हाँ, बताइए। तो BSP से किस तरफ?
आसपास ठीक है, आसपास सबसे सेफ आंसर है, आसपास रख लेते हैं। अब बताइए कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, उसे कहाँ रखेंगे? वो आम आदमी पार्टी से ज्यादा लेफ्ट है कि कम लेफ्ट है? ज्यादा लेफ्ट है। और सीपीएम और ज्यादा लेफ्ट है। और सीपीआई एमएल, ये क्या होता है? ये और ज्यादा रिवोल्यूशनरी पार्टी है। कभी जब समाजवाद पढ़ेंगे तो इन सब का नाम समझेंगे। तो सेंटर के नजदीक जो पार्टी आएगी इस तरफ, वो आ जाएगी कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस या नेशनल कांग्रेस, जो अभी किसके हाथ में है? राहुल गांधी के हाथ में है। इससे थोड़ा सा इधर यहां रख लेते हैं लगभग कुछ पार्टियों को, जिनमें एक है आम आदमी पार्टी। और किसे रख लें? आप बीएसपी को भी ये रखना चाह रहे हैं, एसपी को भी ये रखना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से एसपी थोड़ी कम लेफ्ट होगी बीएसपी की तुलना में, पर ठीक है, मोटा मोटा मान लेते हैं। आप आरजेडी को भी यहाँ रखना चाह रहे हैं, आप डीएमके को भी यहाँ रखना चाह रहे हैं, तो ठीक है, रख लीजिए। डीएमके का ओरिएंटेशन लेफ्ट का ही है। एआईएडीएमके डीएमके की तुलना में कम लेफ्ट है, किंतु उसका भी ओरिएंटेशन लेफ्ट की तरफ ही ज़्यादा रहता है। तो आप मान सकते हैं कि कांग्रेस और इसके बीच में कहीं एआईएडीएमके शायद आ जाएगी। बीजू जनता दल ने बहुत स्पष्ट विचारधारा अपनी बताई नहीं, लेकिन वो भी ओरिएंटेशन थोड़ी सी लेफ्ट की उसकी लगती है। तो आप मोटे तौर पर मान सकते हैं कि कांग्रेस के आसपास कहीं बीजू जनता दल भी आ जाएगा। ये एक इसमें किसी पार्टी के लोग नाराज ना हो जाए भाई सुन के, है ना, ये मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है। आपसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत महान काम कर रहे हैं, किसी से कोई आपत्ति नहीं है। केवल ये समझने की कोशिश है कि हम किस पार्टी को किस रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। कई नेता लोग घूर के देखेंगे इस वीडियो को कि ये हमारे बारे में क्या बोल रहा है और आजकल माहौल वैसे ही पता है आपको कैसा रहता है। तो लेकिन जब और लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे तो एक पार्टी आ जाएगी जिसका नाम है सीपीआई। एमएन रॉय ने इस पार्टी का गठन किया था 1920s में, और लंबे समय तक ये भारत की इकलौती कम्युनिस्ट पार्टी रही। लेकिन आगे चलकर जब 1960s में भारत चीन का युद्ध हुआ, देखिए जब ये पार्टी बनी तो लेनिन की मेंटरशिप के अंदर एमएन रॉय ने पार्टी बनाई थी। मानवेंद्र नाथ रॉय इनका नाम था, और ये लेनिन के सलाहकार भी थे, लेनिन से सीख भी रहे थे। और कम्युनिस्ट पार्टी की भारतीय शाखा के रूप में इसका गठन यहाँ पर हुआ। तो ये पार्टी भारत में काम कर रही थी। निर्देश कहाँ से मिलता था? निर्देश मिलता था सोवियत संघ से, रूस से। कई बार बड़े अजीब निर्देश मिल जाते थे, पर वो पार्टी करे क्या बेचारी हो। तो वहाँ से जब एंटीना एक खास बिंदु पर सेट है तो विचार तो वहीं से आएंगे। असहयोग आंदोलन, ये बल्कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उस समय इनकी दुविधा बड़ी बढ़ गई 1942 में। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत संघ एक बिंदु पर एक साथ खड़े हो गए। और किसके खिलाफ खड़े हुए? इटली, जर्मनी, जापान के खिलाफ खड़े हो गए, हिटलर के खिलाफ खड़े हो गए। ब्रिटेन भारत पर चढ़ा हुआ था। तो भारत के नेताओं को दुविधा ये कि इस समय अगर ब्रिटेन को हराने के लिए ताकत लगा दी तो ब्रिटेन तो हार जाएगा, पर हिटलर जिंदा हो जाएगा, और हिटलर का जिंदा होना भी खतरनाक हो सकता है। तो कन्फ्यूजन था कई लोगों को। पर अंत में तय हुआ, महात्मा गांधी ने भी कहा कि ये सही मौका है, हमें अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अब कम्युनिस्ट पार्टी परेशान, क्योंकि सोवियत संघ से निर्देश मिलते थे, और सोवियत संघ, अमेरिका और इंग्लैंड उस समय एक साथ हैं। तो वहां से निर्देश आया कि ना, इस समय फांसीवाद के विरुद्ध इंग्लैंड का साथ देना जरूरी है। तो उस पार्टी ने 1942 के आंदोलन को ठीक से सपोर्ट नहीं किया, पीछे हट गई, और वहीं से उसकी छवि भारत के लोगों में काफी कमजोर भी हो गई। और इसलिए 1947 के आसपास आपको कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत ताकत नजर नहीं आती, जबकि उसके पहले ताकत दिखनी शुरू हो गई थी। 1949 में चीन में क्रांति हो गई। अब दो चाचा हो गए, एक चाचा सोवियत संघ, तब बोल लीजिए सोवियत संघ, और चाचा हो गया चीन। अच्छा, चीन वाले थोड़े नए नए थे तो एग्रेसिव ज्यादा रहते थे। चीन वाले बोलते थे कि सोवियत संघ वाले ठीक कम्युनिस्ट नहीं है, असली कम्युनिस्ट हम हैं, ये ठंडे कम्युनिस्ट हैं, हम गर्म कम्युनिस्ट हैं। तो कम्युनिज्म में जो गर्मी ना हो तो फिर कम्युनिज्म काहे का? तो भारत के जो कम्युनिस्ट थे उनको भी लगा कि ये वाला ज्यादा ठीक लग रहा है, तो कई लोग चीन से सपोर्ट लेने लगे। मतलब वैचारिक समर्थन भी शायद, बाकी भी कुछ सोवियत संघ के पक्ष में थे।
पार्टी एक ही थी, सीपीआई। और 1960, 62, 64 तक चलता रहा। 62 में चीन और भारत का युद्ध हो गया। अब मजे की बात, भारत का पीएम कौन? नेहरू जी, वो भी कम्युनिस्ट, कम से कम सोशलिस्ट तो सही, और कम्युनिज्म से प्रभावित भी थे, मार्क्सवाद से। तो एक कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री दूसरे कम्युनिस्ट देश से युद्ध कर रहा है, और कम्युनिस्ट पार्टी को तीसरे कम्युनिस्ट देश से सलाह मिल रही है, सोवियत संघ से, क्योंकि सोवियत संघ और चीन में ठीक ठाक दुश्मनी हो चुकी थी। और भारत के कम्युनिस्ट परेशान थे कि हम सोवियत संघ वाले के साथ चलें कि चीन वाले के साथ चलें। और अंत में 1964 में उस युद्ध के लगभग ठीक उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के दो टुकड़े हो गए, और एक बनी सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, जो चीन के तौर तरीकों के ज्यादा पक्ष में रहती थी। और सीपीआई उसके बाद नाम नाम के रह गई, उसका बहुत महत्व रहा नहीं। तो इतनी बात समझ के अब क्या समझ पड़े, सीपीएम इधर आएगी कि इधर आएगी? इधर आएगी, है ना। तो सीपीएम ज्यादा लेफ्ट है, और ये सीपीएम 1964 में बनी है, सोच के देखिए। और उसके कुछ ही साल के बाद 1967 में बंगाल में पहली बार सत्ता में इसकी भागीदारी हुई। सरकार इसकी नहीं थी, लेकिन जो गठबंधन था उसमें शामिल थी। अब जब इस सत्ता में आ गई तो इसी पार्टी के कुछ लोगों को लगा ना, ये पार्टी ठंडी हो गई है, इसमें गर्मी नहीं बची, और हमें चाहिए गर्मी वाला आंदोलन। जिन लोगों ने ये बात कही उनमें एक थे चारू मजूमदार और एक थे कानू सान्याल। उन्होंने कहा ये सरकार वरकार नहीं खेलेंगे हम, ये इलेक्शन विलेक्शन बेकार की बात है, हम तो सीधे हिसाब करेंगे बराबर। जो क्रांति है, मार्क्सवाद की धारणा है क्रांति, हिंसक क्रांति, हम तो वो करेंगे जैसे चीन में हुआ था, जैसे रूस में हुआ था। हम इलेक्शन के थ्रू नहीं जाएंगे, क्योंकि जो पक्का मार्क्सवादी है उसको लिबरल डेमोक्रेसी में, इलेक्शन वाली डेमोक्रेसी में बहुत रुचि होती भी नहीं है। अब सोचिए, सरकार है सीपीएम की, केंद्र सरकार में इंदिरा गांधी नई नई पीएम बनी है, अभी कुछ ही समय हुआ है, थोड़ी डामाडोल स्थिति है लेकिन बनी हुई है, और उनको समर्थन भी पश्चिम बंगाल से मिला हुआ है सरकार बनाने के लिए इस समय। और ठीक उसी समय नक्सलवाड़ी में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको नक्सलवाद कहा गया, और ये नक्सलवाद कौन कर रहे हैं? चारू मजूमदार, कानू सान्याल, उनके साथी। अब इंदिरा गांधी कह रही कि देखो भाई, तुम्हारी ही पार्टी के लोग हैं, इनको ठीक कर लो, नहीं ठीक करोगे तो 356 लगा दूंगी। 356 क्या होता है? अब तक 56 नहीं, इसका मतलब होता है संविधान का अनुच्छेद 356, यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना, राज्य की सरकार को भंग कर देना। कितना रोचक अतीत है। पश्चिम बंगाल में सीपीएम की सरकार ने अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों द्वारा किए जा रहे नक्सलवादी आंदोलन को क्रश किया, समाप्त किया। और जब क्रश किया तो बोले कि तुम भाड़ में जाओ, हम सच्चे मार्क्सवादी हैं, हम नई पार्टी बनाएंगे। और तब जो पार्टी बनी उसका नाम है CPI-ML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये पार्टी बनी। और इनका मानना था कि सीधे सीधे काम करेंगे। बाद में इसके भी टुकड़े हो गए, आजकल CPI-ML चलती है एक पार्टी, एल का मतलब लिबरेशन होता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि केवल कम्युनिस्ट पार्टी हो जाने से लेफ्ट कह देना पर्याप्त नहीं है, उसमें भी लेफ्ट का इंटेंसिटी कितनी है ये देखना पड़ेगा ना। अब आप ये बताइए कि जो रशियन या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसको यदि इसमें जोड़ना हो, जैसे हमने यहां पर हिटलर को जोड़ दिया, हिटलर या मुसोलिनी इस मामले में चरम लोग हैं। अगर मैं कहूं कि सोवियत संघ या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को जोड़ना हो, जिन्होंने शुद्ध रूप से हिंसक कार्यवाहियों के माध्यम से सत्ता हासिल की, या आपको कंबोडिया का अगर उदाहरण ध्यान हो, पोल पोट का एग्जाम्पल कभी सुना हो आप लोगों ने, उसको देखना हो, या नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन की पार्टी को ध्यान रखना हो, ये सब लोग वो हैं, कम्युनिस्ट पार्टी हैं, कम्युनिस्ट सरकारें हैं। इन सरकारों को आप सेंटर से लेकर यहां तक कहीं रखना चाहेंगे या और उधर रखेंगे? और उधर रखेंगे। तो यहां कोने में हम यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पार्टी को, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को, और नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन का जो दृष्टिकोण है उसको रख लें। पोल पोट जिन्होंने कहते हैं कि कंबोडिया में करीब 20 लाख लोगों की हत्या की मार्क्सवादी क्रांति के दौरान अपनी, उनको रख लें, ये सब आ जाएंगे।
और बहुत इंटरेस्टिंग बात, अगर आप इस निष्कर्ष को गौर से देख पा रहे हो, चाहे वामपंथ हो, जब वामपंथ चरम पे आता है तो लाखों लोगों की हत्याएं होती हैं। यूएसएसआर में स्टालिन नाम के आदमी ने, जो लेनिन के बाद सत्ताधीश बना, 40 लाख हत्याएं की। 40 लाख। पोल पोट छोटे से देश में था, 20 लाख हत्याएं की। किम जोंग उन करता ही रहता बीच बीच में। पता लगा कि एक मीटिंग में एक आदमी को उबासी आ गई, जम्हाई आ गई। आप लोग 3-4 जम्हाई ले चुके हैं इस क्लास में, ये तो मैं हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किम जोंग उन होता है ना तो उसने उनमें से एक को पता है क्या किया, तोप के सामने बांध के तोप चलवा दी। पूरा छेद गड्ढा हो गया उसकी बॉडी में, पूरी कमर तोड़ के, मतलब मरी गया बेचारा। फिर एक मीटिंग में उसको पता लगा कि उसके एक फूफा जी थे जो शायद उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। उसको हल्का सा संदेह हुआ। इतना काफी था संदेह होना, रूल ऑफ लॉ थोड़ा ना होता है लॉ तो मैं ही हूँ, कोई रूल ऑफ लॉ क्या होता है। तो अपने उस फूफा या मौसा जो भी थे, 10-20 भूखे कुत्तों को, जो कई दिनों से भूखे थे, उनके बीच में छुड़वा दिया। और वो भूखे कुत्ते उनकी बोटी बोटी नोच के खा गए। ये सजाएं होती हैं जम्हाई लेने की, आपको अंदाजा नहीं है। यहाँ तो आप लोग धूमधाम से उबासी ले रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है ना भाई, क्योंकि लोकतंत्र है। और जब दक्षिण पंथ चरम पे जाता है तो दक्षिण पंथ भी चरम पे क्या करता है, वो हिटलर बन जाता है, मुसोलिनी बन जाता है। और हिटलर पे आरोप है कि उसने 60 लाख हत्याएं की। 60 लाख। 40 लाख ये स्टालिन की मान लीजिए, 20 लाख इसकी मान लीजिए, बराबर हिसाब उसने भी कर दिया कि तुम्हारा 40-20 हम 60 कर लेते हैं अकेले ही। यानी दोनों ही पंथों का जो चरम स्तर है बहुत घातक हो जाता है। कुछ लोग हैं जो सेंटर में रहते हैं, वो कहते हैं कि भाई ना हम इधर के हैं ना हम उधर के हैं, हमें तो लगता है कि मुद्दा देख के बात करेंगे, वरना हम ठीक है। थोड़े बहुत परिवर्तन हो ठीक है, थोड़ा बहुत यथास्थितिवाद हो वो भी ठीक है, क्यों ज़्यादा टेंशन लेनी है। लेकिन ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिस पार्टी को हम सीधे सीधे अनाउंस कर दें कि वो सेंट्रिस्ट पार्टी। हाँ, सेंटर लेफ्ट है, सेंटर राइट है, वहां तक ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और एक लेवल जोड़ते हैं कॉम्प्लेक्सिटी का। क्या ये जरूरी है कि एक पार्टी के सब लोग एक ही जगह खड़े हों? क्या ये जरूरी है कि एक पार्टी हमेशा एक साइड में खड़ी हो? जैसे पहले कुछ व्यक्तियों की बात करते हैं, जैसे कांग्रेस को हमने रखा, कहाँ की कांग्रेस, इधर, ये कांग्रेस को रखा। अब ध्यान से देखें तो इस कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर मैं 3 नाम जोड़ूं, एक है जवाहरलाल नेहरू, एक है इंदिरा गांधी, एक है संजय गांधी। क्या आप इन तीनों को एक पॉइंट पे रख सकते हैं? नेहरू बहुत ही लिबरल किस्म के आदमी हैं। अगर नेहरू सत्ता में है तो आप मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा व्यक्तियों की स्वाधीनता कुचली नहीं जाएगी। जब इंदिरा गांधी सत्ता में थी तो आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगी, और इमरजेंसी के दौरान 19 महीने कई लोग जेल में रहे, केवल इसलिए कि वो उनकी सत्ता के खिलाफ खड़े हो रहे थे। इंदिरा गांधी कम से कम कानून के तहत जेल भेजती थी, संजय गांधी तो और मूड में रहते थे, वहां तो अलग ही लेवल था उनका। तो एक ही पार्टी जो कि लेफ्टिस्ट पार्टी हम मान रहे हैं, उसके अंदर भी अलग अलग व्यक्तियों का तेवर अलग अलग हो सकता है। ऐसे बीजेपी है, बीजेपी में एक व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी, हैं मतलब एक जमाने में रहे प्राइम मिनिस्टर हमारे। एक व्यक्ति हैं लाल कृष्ण आडवाणी, एक व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी, एक हैं योगी आदित्यनाथ। अब आप ये बताएं कि दक्षिण पंथ तो चारों में है, पर क्या चारों का दक्षिण पंथ बराबर है या उसकी डिग्रीज अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। और जिस क्रम में है उसी क्रम में मानते होंगे आप लोग भी लगभग। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो आपको पता है ये जो इतिहास है 1996 के आसपास का, जब वो पीएम बने पहली बार, शायद 95 में ये डिबेट थी बहुत ज़्यादा। हम लोग उस समय यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, बहुत डिबेट थी कि लग रहा था कि बीजेपी सत्ता में आने वाली है पहली बार केंद्र में, तो पीएम कौन बनेगा। और शायद 1995 की बात है, मेरे इलेक्शन से 1 साल पहले की बात है, आडवाणी जी ने एक स्टेटमेंट दी कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होंगे। ये स्टेटमेंट एल.के. आडवाणी ने दी, और इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर 1980 में बीजेपी की स्थापना की थी। मतलब बीजेपी का क्या है कि 1915 में हिंदू महासभा बनी, मदन मोहन मालवीय ने बनाई। उस पार्टी के एक अध्यक्ष हुए
जिनको हम जानते हैं ये एसपी मुखर्जी के रूप में, श्याम प्रसाद मुखर्जी के रूप में। बाद में उससे मोहभंग हुआ तो उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ बना दिया। भारतीय जनसंघ 1974 तक लगभग रहा, जब एक पार्टी बनी जनता पार्टी। 77 में इलेक्शन हुआ था ना, उसके आसपास की बात है, जब जनता पार्टी बनी, जिसमें जयप्रकाश नारायण ने कोशिश की थी 4 पार्टियों को मिला के इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़वाने की। तो भारतीय जनसंघ उसमें मर्ज हो गया, जनता पार्टी हो गई। और जब 77 वाला प्रयोग सफल नहीं हो पाया तो उससे अलग होके फिर एक पार्टी बनी, भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी 1980 में बनी, हालांकि उसका इतिहास देखेंगे तो 1915 तक आपको जाता हुआ दिखेगा। 1980 में जो बीजेपी बनी वो बनाने वाले 2 व्यक्ति माने जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी। और जनसंघ में जो 2 सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, एसपी मुखर्जी थे ही उसके शुरुआती व्यक्ति, और बाद में जो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, जिन्होंने उसका मूल दर्शन, जिसको एकात्म मानववाद कहते हैं, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहते हैं, उसकी रचना की, वो उस दौर के व्यक्ति हैं। अब 2 व्यक्तियों ने मिलकर पार्टी बनाई 1980 में, फिर आंदोलन किए, काफी कुछ किया। मंदिर आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण माना गया, जो आडवाणी जी ने किया। और जब सत्ता की बारी आई तो क्या वजह बताई गई कि हमारा देश जो है थोड़ा सॉफ्ट किस्म का देश है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की एक्सेप्टेंस ज्यादा है। और ये बात एल.के. आडवाणी ने खुद अनाउंस कर दी, और फिर वही वो पीएम बने। तो उस समय कहते थे कि आडवाणी जी सॉफ्ट राइटिस्ट हैं, सॉरी, वाजपेयी जी सॉफ्ट राइटिस्ट हैं, आडवाणी जी थोड़ा सा रेडिकल हो जाते हैं। फिर बाद में कहा गया कि आडवाणी जी सॉफ्ट हैं, मोदी जी थोड़ा सा रेडिकल है। फिर योगी जी आए तो उसके बाद कहा गया नहीं नहीं, मोदी जी बहुत सॉफ्ट है भाई इधर थोड़ा ज़्यादा रेडिकल टच है। कहने का भाव है कि एक ही पार्टी में, एक ही विचारधारा में जो पार्टी दक्षिणपंथी है, उसमें दक्षिणपंथ के शेड्स या लेवल्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे वहाँ पर हमने देखा वामपंथ में, जैसे ही वामपंथ के लेवल है, सीपीआई भी है, सीपीआई-एम भी है, सीपीआई-एमएल भी है। एक ही पार्टी से निकली 3 पार्टी हैं, किंतु उनमें उग्रता का स्तर, उत्कटता का स्तर, रेडिकल होने का स्तर अलग अलग हो सकता है। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति या कोई पार्टी ऐसी हो जो सेंटर से कभी इधर कूद जाए, कभी इधर कूद जाए? कुछ घटनाओं में ऐसा दिख सकता है। जैसे कांग्रेस तो लेफ्टिस्ट पार्टी है, पर जब संजय गांधी सत्ता में थे, एक तरह से डिफेक्टो उनको मानते थे कि सत्ता में है, डिजियोर तो नहीं थे। संजय गांधी की कुछ नीतियां ऐसी मानी जाती हैं जिनको एंटी मुस्लिम नीतियां कहा गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी सामान्यतः मानी जाती है कि वो मुस्लिम समाज के पक्ष में खड़ी रही, तुष्टीकरण कहिए, अपीजमेंट कहिए, जो कहिए। और शाहबानो के केस में बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल दिखता है। 1985-86 का मामला, जब शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय शाहबानो के पक्ष में आया और कांग्रेस पार्टी ने उसके विरुद्ध जाकर एक्ट चेंज किया, एक नया एक्ट बनाया, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं उसको। तो ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी सामान्यतः मुस्लिम समाज को वोट बैंक की तरह ट्रीट करती रही, इसलिए उसके पक्ष में कुछ ऐसे काम भी करती रही जो शायद जरूरत से ज्यादा थे। उसी बिंदु पर आरिफ मोहम्मद खान कांग्रेस पार्टी से अलग हुए थे, जो कि उस समय मंत्री थे, जो भी केरल में गवर्नर हैं। तो उसी पार्टी में संजय गांधी पर इमरजेंसी के दौर में यह आरोप लगता था कि वो एंटी मुस्लिम काम करते हैं। अब लेफ्ट की पार्टी किसी धर्म विशेष के विरोध में दिखे तो ये अजीब सी बात लगती है। इसका रिवर्स भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी किस तरफ खड़ी है, इस तरफ खड़ी है, और अरविंद केजरीवाल अगर ये कहें कि करेंसी के नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो छाप देनी चाहिए, ये विचार सुन के कहाँ का लगता है? ये तो राइट का विचार है। और वो खड़े कहाँ पर है? लेफ्ट में खड़े हैं। या अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल एक पब्लिक मीटिंग में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, वो तो लेफ्ट के आदमी हैं। बहुत कंफ्यूजन है, रायता फैला हुआ पूरा का पूरा, क्योंकि इस समय दुनिया भर में राइट की वेव चल रही है। इसलिए लेफ्ट वालों को समझ में आ गया कि राइट वाला कुछ कुछ करना पड़ेगा, वरना काम चलेगा नहीं हमारा। इससे थोड़ा बहुत धर्म धर्म खेलना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा भाषा भाषा खेलिए, थोड़ा धर्म धर्म खेलिए, थोड़ा जाति जाति खेलिए, तो आप सत्ता में रह पाएंगे। क्योंकि आम आदमी इस समय राइट विंग के प्रभाव में ज़्यादा है।
इसलिए आज के दौर में लेफ्ट विंग को राइट विंग जैसा दिखने की मजबूरी हो गई है, और अतीत में क्या हुआ है, राइट विंग को लेफ्ट विंग जैसा दिखने की मजबूरी हुई है, क्योंकि अब केवल राष्ट्रवाद के नाम पर, केवल धर्म के नाम पर लंबे समय तक काम नहीं चला पाएंगे। लोग कहते हैं कि नौकरी तो दो, बिजली तो दो, सड़क तो बनाओ, और आप कह रहे नहीं, धर्म, भाषा, इज्जत। आप कह रहे हैं ठीक है, वो सब अच्छा लगता है 1 घंटे के लिए, लेकिन सड़क तो चाहिए ना भाई, दवाई तो चाहिए, खाना तो चाहिए, नौकरी तो चाहिए। इसलिए राइट विंग की सारी पार्टियों की मजबूरी है कि वो आजकल अपने मैनिफेस्टो में और नीतियों में नौकरियों का और कुछ ऐसे प्रयोग जिससे जो गरीब आदमी है, पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको मौका मिले, कभी कभी प्रच्छन्न रूप में, कभी खुलकर। दक्षिण पंथ की पार्टी सरकार में हो और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। हालांकि ईडब्ल्यूएस को लेकर एक बहुत बड़ा रोचक विवाद भी है इस बारे में, वो कभी बात करेंगे। लेकिन ऊपरी तौर पर देखने में क्या लगता है कि दक्षिण पंथी दल गरीबों के पक्ष में आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन कर रहा है। ये कैसे हो रहा है? इसका मसला सिर्फ इतना है कि आजकल कोई राइट नहीं है, कोई लेफ्ट नहीं है, हर पार्टी मोटे तौर पर कुछ है। बीजेपी सामान्यतः राइट है, लेकिन लेफ्ट की कई चीजों को उसको लेके आना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता की डिमांड ना भाई, डेमोक्रेसी है। आम आदमी पार्टी लेफ्ट में दिख रही है, किंतु उसको हनुमान चालीसा का पाठ करना ही पड़ेगा, और करेंसी पर लक्ष्मी गणेश के चित्र छापने जैसी बातें कहनी पड़ेंगी, ताकि लोग कंफ्यूज रहें कि ज्यादा धर्म का रक्षक कौन है, ये है कि वो है। और ये कंफ्यूजन होने से क्या होता है कि एक कम से कम वो प्रभाव खत्म हो जाता है जिस प्रभाव का नुकसान हमें हो सकता था। लेकिन बात यहां भी खत्म नहीं होती है, एक और लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी इसमें है। जैसे यूं समझें कि कुछ ऐसे दल हैं जो जब सत्ता में आते हैं तो पूरी ताकत केंद्रीकृत करते हैं और आम आदमी के अधिकार खत्म होने लगते हैं, और कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो बहुत प्यार मोहब्बत से काम चलाती हैं। और इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि जो कॉन्टिन्यूम अप्रोच जो हमने अभी देखी, कॉन्टिन्यूम ठीक है समझने के लिए कि कौन कितना लेफ्ट, कौन कितना राइट, ये ठीक है। कभी कभी दाएं बाएं भी हो जाता है। आम आदमी पार्टी में पहले के समय में क्या था कि जब कुमार विश्वास उस पार्टी में थे, प्रशांत भूषण भी उस पार्टी में थे, योगेंद्र यादव भी उस पार्टी में थे, मैं तो उस पार्टी को देख के घबरा जाता था कि पार्टी काम कैसे कर रही है। अरविंद केजरीवाल को मोटे तौर पर अगर मैं यहाँ रख लूँ, ये जो आम आदमी पार्टी यहाँ रख लीजिए, ये चित्र बड़ा घिचपिच हो गया, कैसे समझेंगे? कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले पे कर लेते हैं। तो ये है लेफ्ट, ये है राइट, ये है सेंटर। कभी कभी क्या होता है, एक ही पार्टी के कुछ लोग कुछ सेंटर के उधर खिसक जाते हैं, कुछ सेंटर के इधर खिसक जाते हैं, तब बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर मैं मान लूं कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रमुख व्यक्ति इस बिंदु पर खड़े हैं जो सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट, कांग्रेस की तुलना में ज्यादा लेफ्ट, लेकिन हाँ लेफ्ट में है। अगर आपको उसी पार्टी के 2-3 व्यक्तियों के बारे में और बताना हो, एक व्यक्ति प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, आप उनको लगभग एक जगह रख सकते हैं। और एक व्यक्ति उस समय थे कुमार विश्वास उसी पार्टी में। कुमार विश्वास को जितना आपने सुना, जितना आपने उनके विचार सुने, क्या लगता है वो कहाँ आएंगे? राइट में आएंगे। राइट में कहाँ? यही मान लें लगभग, है ना, सेंटर राइट मान लेते हैं। ये हो गए कुमार विश्वास। अब बताइए, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को रखना तो उनको कहाँ रखेंगे? लेफ्ट में, मतलब सेंटर से इधर या इधर, और इधर आ जाएंगे, वो कम से कम यहां आ जाएंगे। अब एक पार्टी जिसके 3-4 प्रमुख नेता हैं और चारों प्रमुख नेताओं को मिला रहे, तो रेंज ऐसी बन रही है कि सेंटर के दाएं बाएं भी हो रहा है। सेंटर के एक साइड में थोड़ी बहुत रेंज हो तो समझ में आता है। अगर रेंज इतनी होने लगे कि सेंटर के उधर भी जाने लग जाए और सेंटर के इधर भी डेविएशन बहुत ज्यादा हो, तो उस पार्टी में संगति बन पाएगी या अलग अलग मुद्दों पर विरोध आपस में ज्यादा होगा? ज्यादा विरोध होगा, सीधी सी बात है। कभी कोई, जैसे कश्मीर का मुद्दा आया, कश्मीर के मुद्दे पर ये हमेशा कहेंगे कि भारत सरकार ने ठीक किया और कश्मीर हमारा है, होना ही चाहिए। दूध मांगोगे क्या देंगे? खीर देंगे, और बाकी क्या कर देंगे? चीर देंगे, है ना। वो उस मूड में रहते हैं। और ये प्रशांत भूषण क्या बोल रहे हैं
ये कह रहे हैं कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए, कुछ ऐसी बात उन्होंने कही थी उस समय। अब एक पार्टी में इतना विरोध आपस में हो, बीजेपी में कोई कुछ भी कहे, वो कश्मीर के मामले में सब ये वाली बात करेंगे। फिर सीपीएमएल जैसी पार्टी हो सकता है कि उसके सारे नेता इस तरह की बात करने लगे, लेकिन एक ही पार्टी में एक ही मुद्दे पर जब इतने विरोध के सुर एक साथ होंगे तो उस पार्टी का चलाना आसान होगा या बहुत मुश्किल होगा। और इसलिए इतिहास जो करता है आगे चल के क्या होता है, अब यही पार्टी में नहीं है, यही पार्टी में नहीं है, और अब पार्टी कहाँ खड़ी है? पार्टी यहाँ खड़ी है। पहले पेंडुलम हो रहा था कि पार्टी सुबह वहाँ थी, शाम को वहाँ चली गई। टीवी पे इंटरव्यू इनका है तो पार्टी उधर पहुँच गई है, इनका इंटरव्यू है तो पार्टी यहाँ चली गई है। वो जो मुख्य व्यक्ति चुपचाप देख रहा है कि हो क्या रहा है सब। इसलिए जब इतने डेविएशन किसी पार्टी के अंदर आएंगे तो मामला बिखरेगा, बड़ा स्वाभाविक सी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्टिन्यूम काफी नहीं है, एक ग्राफ की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप ग्राफ स्कूल में ठीक ठाक बना के आए होंगे, थोड़ा इसका बेसिक मतलब समझते होंगे, है ना। ग्राफ की जरूरत कैसे है, तो एक बार सोच के देखिए कि ये लेफ्ट है, लेफ्ट और राइट तो हम पहले खेल ही रहे थे, वही है, लेफ्ट है राइट है। लेकिन लेफ्ट और राइट के भी ना बहुत सारे अंतर हैं। एक कैरेक्टर और जोड़ के देखते हैं कि जब कोई पार्टी सत्ता में आती है या सत्ता में आने से पहले उसके जो विचार भी हैं, दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है अथॉरिटेरियन, जिसको बोलते हैं अधिकारवादी कह लीजिए, मतलब अथॉरिटेरियन के लिए कई अनुवाद चलते हैं, अधिकारवादी एक अच्छा अनुवाद, या सत्तावादी कह लीजिए। यानी वो पार्टी जब पावर में होती है तो वो पूरी पावर अपने पास करती है और आम आदमी के अधिकार कम कर देती है। और कुछ पार्टीज हैं जो लिबरल पार्टीज हैं कि भाई आम आदमी के अधिकार कम नहीं होने चाहिए, फ्रीडम कम नहीं होनी चाहिए, स्वाधीनता कम नहीं होनी चाहिए किसी के भी। अगर मैं एक शब्द यहां लिख दूं, लिबरल, लिबरल का मतलब आम आदमी शांति से रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, हमें क्या मतलब, किसी की पर्सनल लाइफ में झांकने से क्या मतलब है हमें। और दूसरा है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब है कि सरकार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी, अधिकार की बात मत करो, अगर हम अपने मूड में आ गए ना, छोड़ेंगे नहीं, सरकार इस मूड में आ सकती है। अब ये सेंट्रल पॉइंट है। अब चार हिस्से बन गए। यहां वो लोग हैं जो लेफ्ट के हैं पर लिबरल लोग हैं, यहां वो हैं जो लेफ्ट के हैं पर ऑटोक्रेटिक लोग हैं, यहां कौन है, राइट के ऑटोक्रेटिक हैं, और यहां राइट के लिबरल लोग हैं। इससे चीज और साफ समझ में आती है, थोड़ा और खुल के समझ में आती है। मैं तीन चार नाम बोलता हूं, पहले आप बताइए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे उन नामों के साथ। हिटलर को कहां रखेंगे? राइट में नीचे, और नीचे कहां, यहां, यहां या यहां? वो घोर राइटिस्ट है और घोर ऑटोक्रेटिक है, तो हम कहेंगे कि हिटलर बाबू इस बिंदु पर आगे खड़े होंगे, हिटलर मुसोलिनी इस पॉइंट पर खड़े हो जाएंगे। ठीक। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको माओ को रखना हो, या किम जोंग उनको रखना हो, या स्टालिन को रखना हो, पोल पोट को रखना हो, उन्हें कहाँ रखेंगे? वो लेफ्ट की साइड में आएंगे, नीचे या ऊपर? नीचे। और वो भी एकदम इस चरम बिंदु पर आ जाएंगे। ये माओ भी हो गए, और कौन कौन आ जाएंगे? किम जोंग उन, और कौन थे? स्टालिन है और पोल पोट, ये सब लोग यहां आ जाएंगे। इसका मतलब मामला केवल लेफ्ट राइट का नहीं है, हम ये भी समझ सकते हैं इस ग्राफ से कि लेफ्ट और राइट में कोई व्यक्ति किस हद तक ऑटोक्रेटिक हो सकता है। अब भारत के कुछ लोगों को देखना हो, हालांकि नेताओं का नाम बोलने में खतरा बहुत ज़्यादा है, पर अब ठीक है, पढ़ने में तो उस खतरे उठाने ही पड़ते, कोई क्या कर सकता है इस मामले में। राहुल गांधी कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में। और वो आपको ऑटोक्रेटिक लगते हैं कि लिबरल लगते हैं? लिबरल लगते हैं, तो लेफ्ट बहुत ज़्यादा लेफ्ट नहीं है उनका, तो यहाँ मान लें लिबरल कितने हैं, ठीक ठाक, यहाँ मान लेते हैं करीब, ये हो गए राहुल गांधी। कितना सिंपल ग्राफ है। अब केजरीवाल को रखिए, कहाँ रखेंगे केजरीवाल को? इनका लेफ्ट थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, और लिबरल ये राहुल गांधी से कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा लिबरल हैं,
कम है, अभी आपको ठीक से मौका मिला नहीं। अभी तो दिल्ली पुलिस उनके हाथ में है नहीं, अगर होती तब पता लगता कि कितना कोई लिबरल है। तो मेरे ख्याल से यहाँ आप रख सकते हैं अरविंद केजरीवाल को, लेफ्ट ज़्यादा, लिबरल थोड़ा सा कम राहुल गांधी की तुलना में। अब बताइए नरेंद्र मोदी, राइट के लेफ्ट? राइट में लिबरल या ऑटोक्रेटिक? ऑटोक्रेटिक। तो राइट में ठीक ठाक राइट मान लेते हैं इधर करीब। कितने ऑटोक्रेटिक हैं? ठीक ठाक हैं। तो लगभग यहाँ मान लीजिए नरेंद्र मोदी। अब बताओ योगी आदित्यनाथ। वो इधर आएंगे कि इधर आएंगे? इधर। और नीचे के ऊपर? तो यहाँ करीब मान लेते हैं योगी आदित्यनाथ को। वाजपेयी जी कहाँ आएंगे? वाजपेयी जी राइट में हैं, पर लिबरल या इधर? तो राइट, इनका राइट भी थोड़ा सा कम मान लीजिए, लिबरल थोड़ा ठीक ठाक मान लीजिए। यहाँ आ जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी। हैं? ओवैसी को कहाँ रखेंगे बताइए? असदुद्दीन ओवैसी को कहाँ रखेंगे? राइट में रखेंगे। लिबरल या ऑटोक्रेटिक? ऑटोक्रेटिक, मतलब बातचीत से जो लगता है, सत्ता आएगी तब देखेंगे। तो मेरे ख्याल से वो भी यही कहीं आएंगे, लगभग बीच में कहीं मान लीजिए असदुद्दीन ओवैसी। और कौन बचा? ममता जी। ममता जी कहाँ आ जाएंगे? लेफ्ट? ऑटोक्रेटिक या लिबरल? ऑटोक्रेटिक में रखेंगे, लेकिन बहुत ऑटोक्रेटिक शायद ना दिखें, हालांकि सत्ता में तो दिखती है। तो कहीं यहाँ रख लें। चलिए, ये हो गई ममता बनर्जी जी। अब सारे नेता समझ में आ गया आप लोगों को कौन कहाँ सेट हो रहा है। अब क्या लगता है, वो एक लाइन काफ़ी थी या ग्राफ ज़्यादा ठीक है? ग्राफ ज़्यादा ठीक है, एक ग्राफ में समझना चाहिए। और इसी ग्राफ को समझने का एक अंतिम तरीका ये हो सकता है इसी मामले में, असल में ऐसा ग्राफ मुझे बनाना नहीं आता जिसमें 6 पैरामीटर्स फाइनल हो जाए, मतलब 3 पैरामीटर्स पे 2-2 साइड्स समझ में आ जाएं। तो हमें फिर 2 ग्राफ बनाने पड़ते हैं। इसमें ये तो लेफ्ट और राइट ही है, ठीक है। अच्छा, उसमें डीएम के वगैरह ठीक है, आइडिया हो गया आप लोगों को पूरा। अब एक चीज और है कि कौन राजनीतिक व्यक्ति या कौन राजनीतिक पार्टी सामाजिक मुद्दों पर कितनी ओपन है, कल्चरल मुद्दों पर कितनी ओपन है या कितने रिजिड है। तो इसको हम कहते हैं सोशल ओपननेस। कि जैसे कोई नया मुद्दा है, भाई को लिविंग का मुद्दा है, कुछ युवक कुछ युवतियां हैं, वो चाह रहे हैं कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम वैसे साथ रहना चाह रहे हैं, हमारे पर्सनल लाइफ है, आप क्यों बिना बात के फूफा बन रहे हैं। तो कुछ दल कहेंगे ठीक है, हमें क्या मतलब है, तुम्हारी लाइफ है, हम क्यों बिना बात के बीच में आएंगे, आपकी चॉइस है। कुछ कहेंगे अच्छा, हमारे होते हुए तुम रहोगे ऐसे। फिर पता लगा शाम को 50 लोग आए, पीट पाट के चले गए। ये भी हो सकता है। तो एक अप्रोच ये है जिसमें हम पर्सनल लाइफ को सामाजिक मुद्दों में, राजनीति के लोग मानते हैं कि पर्सनल मामला है, हम क्यों बिना बात के बीच में आए। या एलजीबीटी का मामला है, कुछ पार्टी कहेंगे कि हाँ भाई इनके भी अधिकार हैं, मौका मिलना चाहिए जीवन जीने का। कुछ कहेंगे अच्छा, हमारे होते हुए तुम्हें अधिकार मिलेगा, तुम बीमार हो, तुम अप्राकृतिक हो, कुछ ऐसी बात करते हैं। तो एक तरीका है कि हम कल्चरल ओपननेस की तरफ बढ़ें, और एक तरीका है कि हम सोशल रिजिडिटी की तरफ बढ़ें। और रिजिडिटी का मतलब यह है कि समाज में रहना है तो ऐसे ही रहना होगा, कुछ दाएं बाएं हुआ तो इतना पिटाई करेंगे तुम्हारी, ध्यान रखना। ये एक टेम्परामेंट हो सकता है। अब इस टेम्परामेंट पे अगर देखें, विभिन्न दलों को रखना हो, बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना आता है। हिटलर के बारे में सोचिए पहले, शुरुआत करने के लिए हिटलर सबसे अच्छा पॉइंट होता है। हिटलर समाज को लेकर बहुत मुक्त भाव में रहता था, ओपन रहता था कि भाई जिसको जैसा जीना है जी लो, हमें फर्क नहीं पड़ता। या वो तो ये कह रहे थे कि जो हमारे जैसा नहीं उसको मार ही देंगे, हम तो मार ही देंगे। तो रिजिड है बहुत ज़्यादा, है ना। कंजर्वेटिव कहते हैं तकनीकी भाषा में ऐसे लोगों को, पॉलिटिकल साइंस में कंजर्वेटिव एक शब्द चलता है। और वो था राइट के साइड में, रिजिड बहुत ज़्यादा था, हत्या ही कर देता था। तो कुछ मान लीजिए कि जो हिटलर जैसे लोग आएंगे वो यहाँ आ जाएंगे एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम रिजिड या कंजर्वेटिव, जहाँ खुलेपन का ज़रा भी स्कोप नहीं है।
अगर आपने ज़रा भी चूं चां की ना, बस सीधे गर्दन ही काट देते हैं, बीच की बातें नहीं करते हैं। जो मिडल ईस्ट के देशों का निज़ाम है, जैसे सऊदी अरब में या ईरान में, जैसे भी हाल ही में हुआ, ईरान में कोई लड़की बिना हिजाब के बाहर निकल जाए तो ईरान की सरकार का जो तेवर है वो तेवर कहाँ आएगा? राइट। इतना एक्सट्रीम नहीं कि हत्या कर देंगे या सबको काट देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो हिटलर की तुलना में कम है, तो मान लीजिए कि यहाँ के आसपास ईरान जैसे देशों का जो रिजीम है वो काम करता है। पाकिस्तान जैसे देशों में सामाजिक मामलों में जो पार्टीज काम कर रही हैं, सत्ता काम करती है, उसका नेचर क्या है? ईरान से थोड़ा और कम कर लीजिए, ये पाकिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान कहाँ आएगा? तो ईरान के नीचे आ जाएगा। यहाँ ईरान से ऊपर आएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान, समझ रहे हो? हाँ। ईरान तो कहाँ खा के बराबरी कर पाएगा भाई। अफगानिस्तान में पार्क में झूले वूले भी झूलना मना कर दिया है, महिलाओं को पार्क में जा नहीं सकती हैं, टीचिंग मना कर दिया, सब कुछ ही मना कर दिया। ईरान में तो काफ़ी चीज़ें ठीक है, केवल ये कुछ सांस्कृतिक मुद्दों पर झगड़ा है। सऊदी अरब भी लगभग वहीं आ जाएगा। सऊदी अरब में भी हाल ही में क्या एक सिचुएशन हुई है पता है ना आपको? सऊदी अरब का कानून है कि 2 व्यक्ति बिना विवाह के साथ नहीं रह सकते, और रहे तो फिर जेल है। जेल भी अलग अलग है, कहीं सोचे कि जेल में साथ रह सकते हैं, नहीं, जेल भी अलग अलग है, जेल में भी साथ नहीं रहना है। अब रोनाल्डो को सऊदी अरब ने अपनी टीम के लिए खरीद लिया है। रोनाल्डो को लिविंग में है, 5 बच्चे हैं, पर वहाँ यूरोप के समाज का सोचना एकदम अलग है। वहाँ विवाह का उस रूप में स्वीकार्यता नहीं है जैसी हमारे देश में है। अब वो पति पत्नी की तरह ही है, 5 बच्चे भी उनके हैं, लेकिन उसकी जिद है कि विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए विवाह संस्कार वैसा नहीं है जैसा हमारे देश में होता है। अब सऊदी अरब की सरकार परेशान है, तो उसने कुछ दिन पहले की व्यवस्था निकाल दी है कि आप आ जाइए, हम कुछ बोलेंगे नहीं। हम अरेस्ट नहीं करेंगे आपको। और अब धीरे धीरे वो उसी मूड में आ गए कि कानून है पर उसका उपयोग नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। ये लिबरल होने का पहला लेवल होता है। कानून तो होता है पर उसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। ये पहला तरीका है लिबरल होने का। तो राइट में होना और सोशल मामलों में रिजिड होना एक तरीका ये हो सकता है। जो लेफ्ट के लोग हैं, जैसे कम्युनिस्ट लोग हैं, जैसे मान लीजिए चाइना है, यूएसएसआर था, उसे कहाँ रखेंगे उनकी सरकारों को? देखिए, पिछली बात थी इंडिविजुअल लिबर्टी, राज्य की तुलना में, सरकार की तुलना में। सरकार अधिकार देगी या नहीं देगी, राज्य के खिलाफ अधिकार मिलेगा या नहीं, फंडामेंटल राइट मिलेगा या नहीं। अब मामला है उनकी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ। सिंपल सी बात है, चाइना में अगर 2 व्यक्ति साथ रहना चाहें, प्यार मोहब्बत में आपस में रहना चाहें, क्या चीन की सरकार को इस बात से फर्क पड़ेगा या चीन की सरकार पीटेगी उन लोगों को? फर्क नहीं पड़ेगा, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मानते हैं कि जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में आमतौर पर सरकारें जो होती हैं काफ़ी ओपन होती हैं। टॉप पे तो नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप मान सकते हैं कि यूएसएसआर और चाइना जैसे देशों में, मैं नॉर्थ कोरिया नहीं बोल रहा हूँ भाई, वहाँ तो किम जोंग उन की मर्जी का मामला है, उसको ठीक नहीं लगा तो फिर तोप के सामने खड़ा करवा देगा। वहाँ तो आर्बिट्रेरी बहुत ज़्यादा है, रैंडम बहुत ज़्यादा है। लेकिन चीन में, यूएसएसआर में पर्सनल लाइफ लोगों की जो है, हाँ बस धार्मिक काम करेंगे तो पिटेंगे, वहाँ धर्म की आज़ादी नहीं है। लेकिन बाकी मामलों में आपको किसी से प्रेम है, दोस्ती है, इन सब मामलों में सरकार बीच में नहीं आती है। आप अपने कल्चर को कोई गतिविधि करना चाह रहे हैं जिसका राज्य से कोई विरोध नहीं है, तो बीच में नहीं आएंगे, छोड़ देंगे आपको भी, ठीक है कर लीजिए। यूके जैसे देश आमतौर पे कहाँ होंगे? यूके जैसे देश राइट में आते हैं, हालांकि आजकल सेंटर राइट में ही है, बहुत राइट में ही, लेकिन पर्सनल फ्रीडम कम है या ज़्यादा है? तो यहाँ आ जाएंगे यूके, यूएसए, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सब देश कि वो हैं राइट में, पर उनका राइट भी ऐसा एक्सट्रीम राइट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ सोशल सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है, स्कूल हो, एजुकेशन के बाकी हो, हेल्थ हो, ये सब चीज़ें राज्य की ओर से हर व्यक्ति को लगभग निःशुल्क मिलती हैं। तो इसलिए लेफ्ट का टच भी कम नहीं है। पर हाँ, क्योंकि वो पूंजीवाद के समर्थक हैं तो राइट की तरफ में उनको जनरली रखते हैं हम लोग। लेकिन सोशल ओपननेस के मामले में उन समाजों में, उन देशों में चीज़ें बहुत आगे चली जाती हैं। ठीक, कोई ऐसा सोच पा रहे हैं आप जो लेफ्ट में हो और सोशल मामलों में रिजिड हो बहुत ज़्यादा?
मेरे ख्याल से अगर होगा तो कोई रैंडम एग्जाम्पल के तौर पर आप केवल किम जोंग उन जैसे लोगों को रख सकते हैं, वो भी रैंडम तरीके से, किसी खास मुद्दे में हो जाए तो हो जाए। लेकिन लेफ्ट की विचारधारा में सामान्यतः सोशल रिजिडिटी का स्कोप बहुत दिखता नहीं है। अब भारत में आ जाइए। भारत में अगर कांग्रेस को रखना हो तो कहाँ रखना चाहेंगे? पहले ही तय हो चुका, लेफ्ट में रखेंगे लगभग इस लेवल पे। वो सोशल ओपननेस और सोशल रिजिडिटी को लेके किस तरह दिखेगी आपको? ओपननेस में बहुत ओपन नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। आप कह लीजिए कि ये राहुल गांधी या कांग्रेस सामान्यतः इस लेवल पर रह जाएगी, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा सोशली ओपन, और उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की भाव नहीं होगा। लेकिन यदि हम राइट विंग की बात करेंगे, जैसे बीजेपी की बात करेंगे, तो बीजेपी राइट में आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। वो सोशल ओपननेस बहुत ज़्यादा है या कंजर्वेटिव अप्रोच ज़्यादा हो सकती है वहाँ पर? कंजर्वेटिव ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कुछ और दलों की तुलना में शायद कम होगा। शिवसेना फिर यहाँ आ जाएगी, एमएनएस शायद यहाँ आ जाएगी, लगभग यहीं AIMIM आ जाएगी। और इसका मतलब ये हुआ, पूरी बात का सार क्या है, पूरा समझने का भाव ये है कि जब भी हम पॉलिटिक्स में लेफ्ट या राइट की बात करते हैं, दरअसल लेफ्ट और राइट की बात करना एक बहुत ही नाकाफी तरीका है बात को समझने का, क्योंकि उससे कंसेप्ट क्लियर होता नहीं। तो जब भी आप किसी पार्टी की बात करें, जैसे कांग्रेस की बात करें, 3 पर्सपेक्टिव्स दिमाग में रखिए। पहला ये कि वो लेफ्ट है कि राइट है, और लेफ्ट में भी आप चाहें तो सेंटर लेफ्ट, फार लेफ्ट। फार लेफ्ट का मतलब बहुत ज़्यादा लेफ्ट में है। तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस जो है, पहली बात है कि वो सेंटर लेफ्ट की पार्टी है। दूसरी बात, जब हम राज्य की बात करते हैं, सत्ता के बारे में बात करते हैं, तो वो सामान्यतः लिबरल पार्टी है या ऑटोक्रेटिक पार्टी है? सामान्यतः लिबरल है, तो थोड़ी सी लिबरल पार्टी है। और जब हम करें कि सामाजिक मामलों में, जैसे LGBT के राइट्स हैं, जैसे तलाक को लेकर लोग चाहते हैं कि हमें तलाक की व्यवस्था मिलनी चाहिए, हमें को लिविंग की व्यवस्था मिलनी चाहिए, जो भी नए अधिकारों की मांग होती है समाज में, उनको लेके जनरली वो ओपन है या क्लोज है? तो हम कहेंगे कि ओपन है थोड़ी बहुत। तो ये जो कुंडली बनी, ये बन गई कांग्रेस की कुंडली। कुंडली ऐसी बनती है पार्टी की। फिर यदि हम बात करें आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की तुलना में लेफ्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो हम इसको लेफ्ट लिखेंगे, सेंटर लेफ्ट नहीं लिखेंगे। फिर हम कहेंगे कि यहाँ जो है कि वो लिबरल है कि ऑटोक्रेटिक है? कांग्रेस की तुलना में ऑटोक्रेटिक है, पर अभी बहुत देखा नहीं हमने। सरकार उनकी पूरी पहली बार बनी है पंजाब में, तो कुछ दिनों में दिखेगा। तो हम फिलहाल नॉट स्पेसिफिक कह देंगे कि अभी देखना बाकी है, कुछ समय में पता लगेगा। और यहाँ हम कह देंगे कि ये भी आमतौर पर ओपन पार्टी है। इसको बहुत मतलब इस बात से नहीं है कि लोग कैसे जीते हैं। जैसे वैलेंटाइन डे पे अगर कोई 2 लोग आपस में बात करते हुए दिखें, तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के लोग पीटेंगे नहीं उनको जाके, क्योंकि वो ओपननेस को मानते हैं, है ना? तो ये ओपननेस का एक लक्षण हुआ। फिर यदि मैं पूछूं कि CPI या CPIM को कर लीजिए, वो लेफ्ट है या फार लेफ्ट है? वो फार लेफ्ट हो जाएगी। सब लेफ्ट है, लेकिन ये फार लेफ्ट हो गई। और ये आमतौर पर इनकी जो सत्ता होती है, लिबरल होती है, ऑटोक्रेटिक होती है? ऑटोक्रेटिक होती है, ऑटोक्रेटिक। इस मामले में ओपन रहते हैं, बहुत मतलब नहीं होता कि आम आदमी अपनी ज़िंदगी में क्या करता है। पर्सनल सोशल मामलों में दखल ज़्यादा नहीं देते हैं। अब CPI-ML की बात करेंगे तो ये मामला थोड़ा सा डिग्री और बढ़ जाएगी, ये फार फार लेफ्ट हो जाएगा, बाकी वही रहेगा। अब अगर दक्षिण पंथ की ओर आए, बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी राइट हो जाएगी। वो ऑटोक्रेटिक और लिबरल बेस क्या होगी? ऑटोक्रेटिक की तरफ आएगी। और यहाँ ओपन होगी या उसका मन करेगा कि थोड़ा रिजिड सिस्टम रहे, रिजिड सिस्टम की तरफ बढ़ेगी। अगर शिवसेना की ओर बढ़े तो ये राइट राइट रहेगा या फार राइट हो जाएगा? फार राइट हो जाएगा। और ये लक्षण उनमें भी वैसे ही दिखेंगे। और इस तरह से जितना राइट विंग में और आगे बढ़ेंगे, ये लक्षण थोड़े से और बढ़ते जाएंगे। और इस तरह से हम किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट को, किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को समझने का प्रयास करते हैं। इस पूरे प्रकरण का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोग मिलकर एक पार्टी के पक्ष में प्रचार करें। हमारा पर्पस सिर्फ ये है कि हम समझें कि कैसे समझते हैं पॉलिटिक्स को, और फिर अपने हिसाब से सोचें कि हम किस साइड खड़े हैं और हमें कहाँ होना चाहिए। तो मेरी बात लगभग पूरी हो गई है। अब आपके जो भी सवालात हैं पूछिए और उस पर
बात आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम दिनेश है सर। हम्म। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ब्राज़ील में अभी संसद पे हमला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या हम उसको दक्षिणपंथी कह सकते हैं सर? देखो, ब्राज़ील में जो हमला हुआ, बोल्सोनारो वहाँ के प्रमुख थे। बोल्सोनारो की अप्रोचेस हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनसे बहुत नज़दीक हैं। दोनों दक्षिणपंथी पार्टी से आते हैं। दोनों की पर्सनैलिटी की बहुत महिमा दोनों देशों में होती है। तो वो क्योंकि राइट विंग के ही व्यक्ति थे, तो जैसे ट्रंप के साथ हुआ, ट्रंप भी राइट विंग वाले व्यक्ति हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन्स को आजकल राइट मानते हैं, डेमोक्रेट्स को लेफ्ट मानते हैं। इंग्लैंड में लेबर पार्टी लेफ्ट है और जो कंजर्वेटिव्स हैं वो राइट हैं। जनरली ऐसे माना जाता है। कुछ अल्ट्रा राइट पार्टीज होती हैं, अल्ट्रा लेफ्ट भी होती हैं, लेकिन जनरली है। तो ट्रंप जब हारे तो जो कैपिटल हिल में अमेरिका में हुआ, लगभग उसी का रिप्लेशन ब्राज़ील में हमें देखने को मिला है। क्योंकि वो राइट विंग के नेता की हार के विरुद्ध हुआ है, तो ये एक राइट विंग का ही एक्शन माना जाता है। इसको लेफ्ट विंग का मानने का मतलब है नहीं। मतलब अगर किसी ऐसे देश में हो जहाँ लेफ्ट वाला आदमी हार जाए, फिर ऐसा हो तो उसको लेफ्ट विंग का एक्सट्रीमिज्म माना जाएगा। तो राइट विंग का ही मामला ये वाला है। और बोल्सोनारो की अप्रोच काफ़ी हद तक आप देखेंगे, वो इंटरनेशनल कंपैरिजन जब होते हैं तो मोदी जी का कंपैरिजन अक्सर बोल्सोनारो से होता है कि दोनों देशों में राइट विंग में बहुत गहरी पकड़ जिन नेताओं में है। कुछ हद तक तुर्की में जो अर्दोगन है उनको भी लगभग इस तरह का नेता मानते हैं कि राइट विंगर और जनता में गहरी एक पहचान, गहरा समर्थन। ठीक है, बैठिए। नमस्ते सर, मेरा नाम नवनीत दुबे है। मेरा सर एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि किसी भी एक यूथ की अपब्रिंगिंग का पॉलिटिकल थॉट आइडियोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो भाई, हम लोग जो नई पीढ़ियां हैं, आमतौर पर उनसे राजनीति की बात करो तो बोलते हैं कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, हम इसमें नहीं जाएंगे। मेरा स्टैंड भी खुद को लेके ये है, पर ये नहीं कि गंदी चीज़ है। मुझसे कोई पूछे कि राजनीति में आपको आना चाहिए, मेरा उत्तर क्या है कि राजनीति मेरे स्वधर्म के अनुकूल नहीं है। मेरा स्वधर्म वो है नहीं कि मैं उसमें अच्छा काम कर पाऊंगा, इसलिए मैं उससे बचता हूँ। लेकिन कोई अगर ये कहे कि राजनीति बुरी चीज़ है इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा, तो ये एक तरह से पलायन का मामला है। बुरा है तो उसको साफ करने के लिए जाओ भाई। खाली साफ साफ चीज़ों में क्यों रहोगे हमेशा? बुराई को दूर करना भी तो जिम्मेदारी है। दूसरी बात ये हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी समाज की नियति जिस चीज़ से तय होती है उसमें सबसे बड़ी शक्ति राजनीति है। भारत में जैसे बिजनेस की दुनिया में अडानी बहुत बड़े ताकतवर आदमी हैं, अंबानी हैं, टाटा हैं, लेकिन जितनी ताकत ये तीनों मिलकर भारत को बदलने पर लगाएंगे, शायद उतनी ताकत अकेले नरेंद्र मोदी लगा सकते हैं, क्योंकि उनके पास पावर है, लेजिटिमेसी है। क्योंकि आप संसद से एक एक्ट पास करवा सकते हैं तो आपकी पावर इतनी ज़्यादा है जितनी कोई भी पैसे वाला आदमी कुछ भी करके इकट्ठे नहीं कर पाएगा। तो राजनीति हमारी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। इसलिए हम सबकी क्या जिम्मेदारी है? पहले कम से कम राजनीति को ठीक से समझें, उसे खारिज ना करें, दूर ना भागें, समझें, सारे दलों का अंतर समझें, राजनीतिक प्रसंगों में रुचि लें, अपनी एक राय बनाएं, अपनी तार्किक राय से अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करें। उनको थोपे नहीं, लेकिन हाँ, बातचीत करें, गहरी बातचीत करें, ताकि समाज में चर्चाएं हो राजनीतिक। इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक समाजीकरण। तो जब लोग राजनीति को गहराई से समझेंगे तो उनका वोट देने का तरीका बेहतर होगा। और जब समाज के सब लोग सोच समझकर वोट डालेंगे तो सरकारें बेहतर बनेंगी। सरकारें बेहतर बनेंगी तो हम सबकी ज़िंदगी और बेहतर होगी। इसलिए अगर यूथ ये कहे कि ना हम तो रील बनाएंगे, ना हम तो शॉर्ट बनाएंगे, हमें पॉलिटिक्स से क्या मतलब है, वो समझ नहीं रहे कि रील भी इसलिए बना पा रहे हैं कि पॉलिटिक्स ठीक चल रही है। नॉर्थ कोरिया में होते रील भी ना बना पाते। इसलिए सरकारें ठीक रहें, ये काम हम सबका है। निदा फाजिली का एक बहुत प्रसिद्ध शेर, दोहा है, बल्कि शेर तो नहीं दोहा है। मैं था अपने खेत में तुझको भी था काम, मैं था अपने खेत में तुझको भी था काम, तेरी मेरी भूल का राजा पड़ गया नाम। आप इसका कुछ और मतलब समझ नहीं लग रहा है। मैंने क्लास में बच्चों को सुनाया एक बार, तो उन्होंने क्या क्या मतलब निकाल लिया इस बात का, बड़े खराब खराब मतलब निकाले। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, और 22, 24, 25 साल के बच्चों का वैसे ही हार्मोन्स अलग लेवल पे बह रहे होते हैं। तो मैंने क्लास में पूछा, मैंने कहा अच्छा इस दोहे का मतलब बताओ। मैं था अपने खेत में तुझको भी था काम,
तेरी मेरी भूल का राजा पड़ गया नाम। इसका मतलब दरअसल ये है कि तुमने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, कुछ लोग ताकतवर बन के राजा बन गए और हमारा शोषण कर रहे हैं। उन बच्चों ने क्या बोला, तेरी मेरी भूल का राजा पड़ गया नाम। तो ऐसे ऐसे उपद्रवी किस्म के लोग समाज में है कि किसी अच्छी बात का कितना खराब मतलब निकाल लेते हैं। क्या बोले उन लोगों को। चलिए, आप समझ गए कि आप अपने काम में मसरूफ़ थे, मैं अपने काम में मसरूफ़ था, इसलिए कोई गलत व्यक्ति सत्ता में ना आ जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है। तो मेरा नाम राजदीप है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अगर हम किसी एक लैंग्वेज को कंसिडर करें, एक्स मान लेते हैं, और वो नेशनल लेवल पे मेजॉरिटी में है लेकिन स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी में है, और अगर उस लैंग्वेज वाले बोलने वाले लोग स्टेट लेवल पे कोई मूवमेंट शुरू करते हैं, उनके दो मोटिव्स हैं। पहला मोटिव ये कि बताना कि वो लैंग्वेज सुपीरियर है, और दूसरा मोटिव कि वो चेंजेस चाहते हैं अपने स्टेट में। तो ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी होगी या राइटिस्ट आइडियोलॉजी होगी? इसको रायता मान लीजिए आप, बेसिकली जो आपने फैला दिया है कि अब एक समाज जिसकी भाषा एक राज्य में माइनॉरिटी में है, उसने आंदोलन किया और उसके दो पक्ष हैं। एक तो वो चाहते हैं उनके पक्ष में कुछ कदम उठाया जाए जो कि जेन्युइन है, उतना लेफ्ट है, और अगर साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी भाषा दुनिया की सबसे महान भाषा है, ये राइट वाला एलिमेंट है। तो जो मैंने आपसे पहले कहा है कि एक ही व्यक्ति में राइट और लेफ्ट दोनों साथ साथ चलते हैं, और हम सब जो हैं, हम राइटिस्ट भी हैं, लेफ्टिस्ट भी हैं। आप कुछ मुद्दों पर पाएंगे कि आपका मन करता होगा धर्म भाषा के समर्थन में खड़ा हो जाऊं, कुछ मुद्दों पर आपका मन करता होगा कि नहीं, जो अन्याय है, दमन है, उसके विरुद्ध खड़ा हो जाऊं। तो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट दो अलग व्यक्ति नहीं होते। कई बार एक व्यक्ति के भीतर दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, और लगभग सबके अंदर चल रही होती हैं। हाँ, यदि आप ज़्यादा लेफ्टिस्ट हैं तो आपको लेफ्टिस्ट मान लेंगे लोग, आप ज़्यादा राइटिस्ट हैं तो राइटिस्ट मान लेंगे। मैं पॉलिटिक्स में तो नहीं हूँ, पर मेरे बहुत सारे दोस्त पॉलिटिक्स में हैं जो घोर राइटिस्ट लोग हैं। दो तीन को मैं जानता हूँ जो टीवी पे भी देखते हैं, और ऐसे राइटिस्ट माने जाते हैं कि उनको देख के लगता है कि आग ना लगा दे भी। जब वो अकेले में बात करते हैं तो उनके अंदर ठीक ठाक लेफ्ट नज़र आता है, पर वो माइक पे ऐसा बोल नहीं सकते। और कई ऐसे लेफ्टिस्ट हैं, दिन भर लेफ्टिस्ट है, शाम को मंदिर में चले जाते हैं, क्योंकि पर्सनल लाइफ है भाई, क्या करें। तो एक ही व्यक्ति जो दिखता है लेफ्ट या राइट में, हो सकता है कि उसके अंदर दूसरा एलिमेंट भी ठीक ठाक मात्रा में हो, जो उतना विजिबल नहीं होता है। निदा फाजली का एक शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो हर आदमी में होता है लेफ्ट, सेंटर और राइट, इस तरह से समझो। तो आप भी वही है, और वो समूह भी वो लेफ्ट और राइट की बात साथ साथ कर रहा है। जैसे असदुद्दीन ओवैसी ये कहें कि मुसलमान है तो ये हक है, वो हक है, हमारा ये शान है, हमारी कल्चर है, हम अपने कल्चर पे हमला सहन नहीं करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेंगे, यहाँ तक राइट है। अगर वो ये कहें कि हमारे राज्य में मुसलमानों की शिक्षा सामान्य शिक्षा की तुलना में बहुत कम है, इसलिए स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, यह लेफ्ट हो जाएंगे। कश्मीर में हिंदुओं का समर्थन करने वाली पार्टी भी इसी तरीके से काम करेगी। माइनॉरिटी हैं, अधिकार कम मिले हैं, वो चाहिए तो लेफ्ट का मामला है, लेकिन धर्म की प्रतिष्ठा का मामला है तो राइट का मामला है। और कई बार ये चीज़ें उतनी डिफरेंस में होती नहीं है जितनी हम सोचते हैं, साथ साथ चल रही होती हैं, एकदम साथ साथ। ठीक है जी। So my name is Priya. सर, मेरे को ये पूछना था कि आपने शुरू किया था कि these are the ideologies which are based on status of relative deprivation. So relative is a word which is very subjective and very mind dependent. And फिर उसके बाद आपने continuum की बात की, and first पहले dichotomy and continuum. But what I think कि even the person who is through your example of Periyar or Naikar, the person who is feeling deprived may be a leftist today but may become a rightist when he is affluent. So मतलब my question is not something political but inclining more towards human nature. Why there is even a need to categorize things? Like why do we even, like continuum में भी कर रहे हैं but still we are classifying things. So your question is why do we need to classify Either different? dichotomy या फिर classification, but why? Why classification? This is a basic question, है ना? And basic argument is when someone becomes successful, then he becomes rightist or maybe slightist, slightly वही rightist. जैसे तिलक ने बोला था today's extremist may become moderate tomorrow. Yes. क्लासीफाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि अपने समाज को समझने के लिए हमारा जो माइंड है, जब तक चीज़ें क्लासीफाइड फॉर्म में हम समझ नहीं पाते हैं।
So in order to put things into logical ease for everyone, we have to classify things, and that is the only way we can compare different things. Suppose in an election I am supposed to vote A, B or C. In the democracy like we have, it's not possible for anyone to know personally every candidate. How can I know? In the election of Lok Sabha, let us suppose A, B, C, 3 candidates are in the contesting election, and I am supposed to vote them. And I don't know any of them personally. Now I have to decide who can be the good candidate. I'll decide only on the basis of the perceptions. And perception of individual will not be a good choice for democracy. Good choice will be the perception of his political affiliations, his ideology. And ideologies can be so different, but when we know we have 3 basic ideas, left, right and center. And since most of my ideas belong to centrist ideology, and this person also belongs to a party which is believed to be a centrist party, so this person will represent my ideas at the maximum level when he goes to the Lok Sabha. So this is the only way we can compare between different parties and individuals, and then we can decide our voting pattern. So this is must. एकेडमिक्स में एक लेवल के बाद हम सोच सकते हैं कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है क्या है, पर मामला सिर्फ एकेडमिक्स का नहीं है ना, मामला आम आदमी का है। आम आदमी को आप सिर्फ इतना समझाएं कि भाई बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी एक ही तरह से सोचते हैं, तो उनके लिए आसान हो गया समझना। फिर आपने कहा कि जो सपा है और जो राजद है इनका एक तरीका है, बात आसान हो गई कि वो ओबीसी बेस से पॉलिटिक्स करते हैं। कांग्रेस जो है वो कोशिश करती है कि एसिमिलेट करे सबको, स्पेशली माइनॉरिटीज़ को एसिमिलेट कर लें, बात समझ में आ गई। बीजेपी जो है वो हिंदू राइट विंग पार्टी है, बात समझ में आ गई। जब तक क्लासीफाई नहीं करेंगे हम चॉइसेस कैसे अपनी बनाएंगे? ये वैसे ही है कि फ़ोन एप्पल का है कि सैमसंग का, ये भी क्लासीफाई करते हैं तभी चॉइस बन पाती है। सो इन ऑर्डर टू चूज वी नीड टू हैव क्लासिफिकेशंस। और ये बात आपकी सही है कि जब कोई शुरू में रिलेटिव डिप्राइवेशन फील करता है, बाद में हो सकता है कि ना करे, या रिलेटिव तो बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है, सब्जेक्टिव सच में है। मैंने इसलिए शुरू में ही कहा कोई भी टेररिज्म इसी फीलिंग से पैदा होता है कि हमारी कम्युनिटी रिलेटिवली डिप्राइव्ड है, पर वो रिलेटिवली डिप्राइव्ड की फीलिंग है, एंड फीलिंग इज ऑलवेज सब्जेक्टिव। सो इट कैन बी सब्जेक्टिव। समटाइम्स यू आर रियली डिप्राइव्ड एंड यू हैव द फीलिंग, समटाइम्स यू आर नॉट डिप्राइव्ड बट समहाउ यू डेवलप द फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड। जैसे छोटे बच्चों में ही होता, 2 बच्चे एक घर में हैं, एक को थोड़ा फुसला के ना समझा दीजिए कि देख तुझे डांट ज़्यादा पड़ती है घर में क्योंकि तुझे नाली के पास से उठा के लाए थे और वो उनका अपना है। अब 2-3 बार बोल दीजिए उसको, अब उसको घर की हर चीज़ वैसी देखने लगती है। उसके बाद एक दिन इसने खाना ठीक से नहीं खाया, डांट पड़ गई, बस समझ में आ गया मुझे तो। अब ये फीलिंग है, सिर्फ रियलिटी नहीं है, पर ये फीलिंग चेक ना हो तो हो सकता है कि फीलिंग पता नहीं किस लेवल तक चली जाएगी। तो कई आंदोलन उस फीलिंग से पैदा होते हैं जहां डिप्राइवेशन है ही नहीं, पर कई जगह डिप्राइवेशन भी होता है, फीलिंग भी होती है। कई जगह डिप्राइवेशन है, फीलिंग नहीं है। ऐसे भी लोग हैं कि खूब डिप्राइव्ड हैं लेकिन फील ही नहीं करते, उसको नियति मान लेते हैं, डेस्टिनी है, मस्त रहते हैं। तो सोशल मूवमेंट्स की कहानी एकदम अलग पैरामीटर पे चलती है। ठीक है, बैठिए। थैंक यू सर। नमस्कार सर, मेरा नाम हेमंत है। सर पूरे देश में कई लोग, मतलब बहुत सारे लोग वंचना का शिकार हैं, किंतु ऐसा क्या है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी भारत की है वो उन्हें आकर्षित नहीं कर पा रही हैं, और वो सभी लोग अन्य पार्टियों से ही किसी तरह जुड़े रह जाते हैं। और भारत में मतलब वामपंथ एक बौद्धिक विचार विमर्श बन के रह गया है और व्यवहार में कहीं नहीं है। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी भारत में अच्छा नहीं कर पाई, इसके कई फैक्टर्स हैं। एक तो उनकी ये गलती कि वो यूरोपियन तरीके से भारतीय समाज को समझने का प्रयास करते रहे कि हम गरीबी को फोकस में रख के बात करेंगे। भारत में जो परेशान लोग हैं उनको गरीबी से ज़्यादा परेशानी जातीय उत्पीड़न से रही है, लैंगिक उत्पीड़न से रही है, धार्मिक मामलों में हो सकता रही हो। और आप केवल ये कहेंगे कि तुम गरीब हो वो अमीर है, तो वो पैरामीटर भारत के आदमी को उतना समझ में नहीं आता है। इसलिए भारत में सीपीआई सफल नहीं हो पाई। सीपीएम सफल हुई केरल में, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में।
ये तीनों राज्य वो हैं जहाँ पर हिंदू धर्म का प्रभाव उतना नहीं है जितना उत्तर भारत में दिखता है। जैसे उत्तर प्रदेश में दिखेगा, गुजरात में दिखेगा, वैसा प्रभाव नहीं दिखता है। भारत में जो वामपंथ सफल हुआ वो वाला वामपंथ है जिसने भारतीय समाज के मुहावरों को अपने साथ जोड़ा। जैसे बीएसपी है, जैसे समाजवादी पार्टी है, जैसे राष्ट्रीय जनता दल है, जैसे डीएमके है, जैसे एआईएडीएमके है। ये सब सफल हुए, खूब सफल हैं। फिर दिल्ली क्योंकि एक कॉस्मोपॉलिटन इलाका है, यहाँ जाति और धार्मिक पहचान का उतना महत्व नहीं है, यहाँ गरीबी के नाम पे आम आदमी पार्टी के लेफ्ट चल पड़ा। आम आदमी पार्टी आप देखेंगे कि बाकी राज्यों में उतनी सफल नहीं हो पाएगी, बहुत मुश्किल है। पंजाब में जो हुई है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं पंजाब के पीछे, लेकिन जहाँ जहाँ धर्म केंद्र में होगा, आमतौर पर धर्म और जाति से बटे हुए समाज में आम आदमी पार्टी को उतनी बड़ी सफलता मिलती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि केवल आर्थिक बेस पर आप उतना वोट बैंक नहीं जुटा पाएंगे। तो भारत में वो वामपंथ सफल हुआ जिस वामपंथ ने गरीबी के साथ वंचन के उन मुहावरों को जोड़ा जो भारत के आदमी को ज़्यादा परेशान करते हैं, और वो खत्म नहीं होने वाला है, ये चलता ही रहेगा। जब 2004 में सरकार बनी कांग्रेस की, यूपीए की, और 2009 में फिर बन गई, तो कई लोगों ने कहा कि अब बीजेपी खत्म हो गई। ऐसे कोई खत्म नहीं होता है। 14 में बीजेपी की सरकार बन गई, 19 में बन गई, 24 में भी ऐसा माना जा रहा है कि बन जाएगी। इससे लोग क्या कह रहे हैं, कांग्रेस खत्म। कोई खत्म नहीं होता है। ये सब अंतर्धाराएं बनी रहती हैं, और जब समाज का मूड चेंज होता है तो नई पार्टियां सत्ता में आती हैं, सामान्य रूप से बना रहता है। ना लेफ्ट खत्म होने वाला है, ना राइट खत्म होने वाला है, ना लेफ्ट और राइट का रायता जो बनता है वो खत्म होने वाला है। ये सब चलता रहेगा, नए नए मुहावरे आएंगे और समाज उसी गति में आगे बढ़ेगा। हाँ, अभी दुनिया भर में राइट विंग का प्रभाव ज़्यादा है, ये बात सही है। चाहे आप इंग्लैंड को देखें, चाहे अभी ब्राज़ील में जो सत्ता थी उसको देखें, भारत है ही, और भी कई देशों में आपको ऐसा दिखेगा। अमेरिका में डेमोक्रेट सत्ता में ज़रूर हैं, राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन सत्ता में है, लेकिन अभी जो वहाँ की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसमें रिपब्लिकन्स का बहुमत हो गया है फिर से। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब लोकसभा, वहाँ की लोकसभा में रिपब्लिकन्स फिर बहुमत में आ गए हैं। वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव अलग से होता है, यहाँ तो लोकसभा से ही हो जाता है ना, जिससे संकेत निकाला जा रहा है कि अब जब 2024 में इलेक्शंस होंगे तो हो सकता है कि फिर वापस डोनाल्ड ट्रंप या जो भी उस पार्टी से आएगा सत्ता में आ सकता है। ये भी राइट विंग के पक्ष की बात ही है। तो अभी दुनिया भर में, इजराइल में देखिए फिर से नेतन्याहू आ गए हैं, तो राइट विंग का जलवा इस समय दुनिया में दिखता है। समय समय की बात है, कभी कभी लेफ्ट विंग अचानक हावी हो जाता है, कभी राइट विंग हावी हो जाता है। नमस्कार सर, मेरा नाम अरविंद है। सर, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का उद्देश्य होता है सत्ता की प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक लोगों को अपने पक्ष में लामबंद करना। हाँ, उसके लिए वो जाति, धर्म, राष्ट्र जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इन राजनीतिक दलों को विचारधारा के रूप में, मतलब विचारधारा आधारित बताना कहाँ तक तार्किक? हाँ, तो जाति का सम्मान करूं यही मेरी विचारधारा है, इसमें क्या दिक्कत है? मैं राष्ट्रवाद को अपनी विचारधारा मानता हूं, इसमें कहाँ दिक्कत है? जैसे सर, जैसे बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी अगर जैन के मुद्दे पे है, सिख के मुद्दे पे, तो बहुत धर्मनिरपेक्ष नजर आती है। आयुष्मान योजनाएं या फिर सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन, SC ST जो एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उसको उन्होंने संसद से पलट दिया, तो वहाँ पे वो बहुत वामपंथी नजर आते हैं। मतलब ये मेरे कहने का तर्क है कि उनकी सुविधा के अनुसार, मेरा जो तर्क का याद है, वो अपनी सुविधा के अनुसार अपनी विचारधारा तय कर लेते हैं, या अधिक से अधिक हाँ, लोगों को लामबंद कर सकें। ये तो हर पार्टी के साथ है। हर पार्टी को कुछ इरादे हैं कि हम सत्ता में आके ये करेंगे, उसके लिए शर्त है कि सत्ता में आए। सत्ता में आने के लिए समाज का एक ठीक ठाक वोटर परसेंटेज चाहिए पक्ष में। वोटर्स को अपने पक्ष में लाने के लिए कुछ मुहावरे गढ़ने पड़ेंगे, और मुहावरे जो गढ़े जाएंगे उसको विचारधारा कहा जाएगा। तो हर पार्टी अपने हिसाब से ये देखे कि हमारा वोटर्स का बेस बढ़ेगा या कम होगा, तय करती है कि इस मुद्दे पर मेरा क्या स्टैंड होना चाहिए, और ये हर पार्टी के साथ है। इसी को विचारधारा कह देते हैं। तो विचारधारा में थोड़ा बहुत वो डेविएट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा करने से बचते हैं, क्योंकि उसके बाद उनका बेस खत्म हो जाएगा। इसलिए कोई धर्म आधारित विचारधारा है, कोई राष्ट्र आधारित विचारधारा है, कोई
दलित आधारित विचारधारा है, कोई ओबीसी बेस्ड विचारधारा है, इसमें कहाँ कोई समस्या है। विचारधाराओं के अलग अलग तत्व हैं सबके पास। हम ये नहीं कह सकते कि धर्म है तो विचारधारा नहीं है, धर्म पे आधारित विचारधारा है, ये कहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता है सर। सर मेरा ये नक्सलवाद अभी तक हमारे देश में इतना एक समस्या बन के बना हुआ है सर। हमें वो लगता है कि ये वामपंथी ज़्यादा वो नज़दीकी रखता है सर, लेकिन इसका समाधान के लिए क्या उन लोगों के विचार में अभी तक समाधान योजना सरकार चलाई थी सर, लेकिन उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा कि वो नक्सलवाद में कोई हो रहा है उसका लेकर के बीजेपी वाले सर बोल रहे हैं कि मतलब ये नक्सल की लेके मैं जड़ समाप्त कर दी ये वो करके। लेकिन सर हो सकता है सर अगर उनको हम विकासात्मक अगर जो वंचना से वंचित है सर उनको अगर मुख्य धारा से लाएँ अपने वो करके, तो सर क्या नक्सलवादी को रोका नहीं जा सकता सर? नक्सलवाद अपने आप में एक पूरा टॉपिक है जिस पर विस्तार में बात करेंगे, लेकिन मैं अभी संकेत ये कर दूं। आपने कहा कि नक्सलवाद के लोग वामपंथ से जुड़े हैं और अगर विकास करें ठीक से तो उससे समाधान हो सकता है। ये एक बहुत बेसिक समाधान है जो दुनिया की हर सरकार जानती है, हर प्रशासक भी जानता है इस बात को। लेकिन जब आप ज़मीन पे जाके समाधान करने का प्रयास करते हैं उससे 50 कॉम्प्लेक्सिटीज सामने आती हैं जो अभी यहाँ पर बैठ के समझ में नहीं आती हैं। इससे ये कहना कि हम डेवलपमेंट ठीक से करेंगे तो नक्सलवाद ठीक हो जाएगा, ये किताबी बात है जो यूपीएससी में आंसर्स में लिखी भी जाती है, पढ़ाई भी जाती है। जब आप रियलिटी में जाते हैं चीज़ें उतनी आसान नहीं होती हैं, बहुत पेच होते हैं। सरकार का ये कहना कि नक्सलवाद खत्म होने के आसपास है, ऐसा कई सिविल सर्वेंट्स से मेरी बात हुई, उन्होंने भी ऐसा संकेत किया है। मुझे एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता कि विचारधारा के रूप में वो कितना मौजूद है, लेकिन जब इस पर एक पूरी बात करेंगे मार्क्सवाद पे, उसमें नक्सलवाद का जिक्र भी करेंगे और जो लेटेस्ट मूवमेंट्स हैं कितना कंट्रोल हुआ वो बात भी करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे बात को, और सब ठीक रहा तो जल्दी ही फिर मिलेंगे हम लोग। नमस्कार।